5 तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो सारा अपलोड है, आप लोगों ने देखा होगा चैनल पर। और जो भी देखते हैं यही कमेंट करते हैं कि ऐसा वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा था। ठीक है, तो आप लोग भी जाइए एक्सप्लेनेशन वाला देखिए। अभी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है, तो चैप्टर 5 तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब है बिहार बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 6 का, जो चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट, जिसे शिगा नेवोया ने लिखा है। इस चैप्टर को ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ग्रुप डिस्कशन। ये देखिए क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके एग्जाम में आता है। और ये उसके बाद है ब्रीफली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी हमने कंप्लीट किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है। कंपोजिशन, लेटर, एस्से, शॉर्ट एस्से जो है वो। उसके बाद ये करेक्ट स्पेलिंग और साइनोनिम्स है ना। और इसमें हमने फ्रेजल वर्ब और इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है, यानी कि इस चैप्टर के पीछे में जितना भी क्वेश्चन आंसर है और बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर है, सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। इसमें सबसे पहले है ग्रुप डिस्कशन। इसको देखिए, पहला ग्रुप डिस्कशन है कि एवरीवन हैज़ अ हॉबी। सबके पास एक हॉबी होता है। हॉबी का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें आपका मन लगता है और आप अपने पार्ट टाइम में या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो आप करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, आपको बोला नहीं जाता है करने के लिए, उसी को हॉबी बोला जाता है। सबका अपना अपना एक हॉबी होता है। जैसे किसी का म्यूज़िक हो सकता है, कॉइन कलेक्शन हो सकता है, या फिर कोई आर्ट बनाना हो सकता है, पिक्चर बनाना हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो अपना हीरो है इस चैप्टर का, जिसका नाम है सेबी, उसका हॉबी क्या था आप लोगों को पता है? गॉड कलेक्शन। ठीक है, तो देखिए, एवरीवन हैज़ अ हॉबी ऑफ वंस ओन। सबका अपना अपना एक हॉबी होता है। व्हाट इज़ योर हॉबी? आपकी हॉबी क्या है? तो इसमें ग्रुप डिस्कशन करना है कुछ बच्चों के बीच में। तो ये हमने किया है। तो पहला स्टूडेंट कहता है, स्टूडेंट ए कहता है कि माई हॉबी इज़ रीडिंग स्टोरी बुक्स। मेरी हॉबी है स्टोरी बुक्स पढ़ना। ये हो सकता है बहुत अच्छी हॉबी है ये, क्योंकि स्टोरी बुक से आपको नॉलेज तो मिलता ही है, और आपका इमेजिनेशन पावर है, और आपके सोचने की क्षमता जो है, थिंकिंग पावर है ना, ये सब अच्छी होती है। और आपका दिमाग भी रिफ़्रेश रहता है। तो ये इसमें है कि इट इम्प्रूव्स। तो ये स्टोरी रीडिंग स्टोरी बुक्स क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है, विकसित करता है हमारे अंदर में माई इमेजिनेशन एंड वोकेबुलरी। ये मेरी इमेजिनेशन, इमेजिन करने की क्षमता, और हमारी जो वोकेबुलरी है ना, वर्ड पावर, ये भी इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो आप लोग भी एक काम कीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग करनी है तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करने की। वो छोटी छोटी जो स्टोरी बुक्स आती हैं बच्चों की क्लास की, वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे एक चंपक आता था, है ना, तो वो इंग्लिश में लेकर के आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा चुटकुला वाला बुक्स इंग्लिश वाला आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका इमेजिनेशन तो बढ़ेगा ही, और आपका वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगा। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। पार्ट टाइम में जब टाइम मिलता है तो ये क्रिकेट खेलता है। और क्रिकेट खेलने से क्या होता है? तो इट कीप्स मी फिजिकली फिट। ये मुझे शारीरिक रूप से फिजिकली फिट रखता है। गेम्स तो कोई भी आप फिजिकल गेम खेलेंगे तो उससे तो आप फिट ही रहेंगे, शरीर आपका स्ट्रांग रहेगा। तो माइंड स्ट्रांग होने के साथ साथ बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए। और टीचर्स टीम वर्क। और ये क्रिकेट जो है ये मुझे टीम वर्क सिखाती है। टीम वर्क मतलब कुछ लोगों के साथ मिल करके आप कैसे काम करते हैं। 11 लोगों की टीम होती है और सब मिल करके दूसरे टीम को हराते हैं। तो इसमें एक टीम वर्क जो है हम सीखते हैं। स्टूडेंट सी कहता है माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनना मेरी हॉबी है। आप देखिए, म्यूज़िक सुनना भी हॉबी हो सकती है और अच्छी हॉबी है माइंड रिफ़्रेश करने के लिए। इट रिलैक्सेज माई माइंड। ये मेरे माइंड को रिलैक्स करता है ना। मन जो बेचैन रहता है, अच्छी म्यूज़िक अगर आप सुनिएगा तो इससे आपका मन शांत हो सकता है। आफ्टर स्टडीज़, पढ़ाई करने के बाद एक सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुन सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट डी कहता है कि आई एन्जॉय ड्राइंग एंड स्केचिंग। मुझे ड्राइंग पसंद है और स्केचिंग पसंद है। बहुत अच्छी हॉबी है ये, ड्राइंग करना और स्केच। स्केच मतलब किसी की तस्वीर बनाना, और ड्राइंग वो है ना, चित्रकला। इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी। ये मेरे क्रिएटिविटी को, मेरे अंदर में जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। ठीक है, और ये सारी हॉबीज़ जो हैं वो, अगर अपने हॉबी का मतलब ये होता है कि आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आप अपने हॉबी में एक्सपर्ट हो गए, अब किसी को बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने आती है, स्केच बनाने आता है, तो वो उससे पैसा भी कमा सकता है। यानी कि उसकी जो हॉबी है वो उसका प्रोफेशन भी बन सकता है। ठीक है, तो आपकी भी कोई ना कोई एक हॉबी होनी चाहिए पार्ट टाइम, जो आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है।
अब सेकंड नंबर ग्रुप डिस्कशन देखिए, ये है कि सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग जो हैं, सेवरल पीपल, बहुत सारे लोग आर पैशनेटली अटैच्ड, वो बहुत ही जुनूनी रूप से पैशनेटली अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं टू अ पार्टिकुलर थिंग और आइडिया, किसी पार्टिकुलर, किसी खास वस्तु से या किसी खास आइडिया से जुड़ जाते हैं। यानी कि उसकी जो हॉबी है वो इतना, उसकी हॉबी जो है वो उसका पैशन बन जाती है, उसका जुनून बन जाता है। डज इट हेल्प टू बी पैशनेट, और क्या ये हमें हेल्प करता है पैशनेट बनने में? ठीक है, यानी कि अगर किसी आइडिया से आप बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो क्या वो आपको हेल्प करता है या फिर वो आपको आगे बढ़ाता है या पीछे ढकेल देता है? ठीक है, तो ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जो हुआ है बच्चों के बीच में, ये सुन करके आप और अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही मेहनत से मैंने ये बनाया है पीडीएफ, ठीक है, तो आप लोग ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर, ट्यूटोरियल प्लैनेट का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देखिएगा तो वहाँ से आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो ये पीडीएफ लेकर के इसमें आप तैयारी कर सकते हैं, और वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो ये वीडियो पूरा आपके समझ में आ जाएगा ओवरऑल। और अगर आपको ओवरऑल एक फिगर समझ में आ गया और अगर आपको सेंटेंस बनाने आता है तब तो आप सारा क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ए कहता है कि यस, पैशन गिव्स मोटिवेशन। पैशन जो है, किसी चीज़ के प्रति आपका जुनून जो है, ये आपको मोटिवेशन देता है, एंड एनर्जी, और आपको ताकत भी देता है टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए किसी चीज़ को लेकर। जैसे सेबी को देख लीजिए, उसको वो कद्दू का डिज़ाइन बनाने में वो जुनून था, उसके पास पैशन था, तो वो जहाँ तहाँ स्कूल में भी वो अपना लेके छुपा के ले जाता था कद्दू, और वहाँ पे वो करता था। तो ये जो पैशन है किसी चीज़ को लेकर के, ये हमें हार्ड वर्क करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए एनर्जी भी देती है और मोटिवेशन भी देता है। स्टूडेंट बी कहता है पैशन हेल्प्स अ पर्सन, पैशन जो है वो एक आदमी को हेल्प करता है अचीव सक्सेस इन लाइफ, ये हमारे लाइफ में सक्सेस अचीव करने में हेल्प करता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए पैशन तो होना, जुनून तो होना ही चाहिए कि नहीं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपके पास जुनून ही नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। और जुनून कब आएगा, पैशन कब आएगा, जब किसी आप अपने आइडिया को लेकर के अटैच्ड हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट सी कहता है कि बट, लेकिन टू मच पैशन, बहुत ही ज़्यादा जुनून जो है, कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इफ़ इट मेक्स अस, अगर ये हमें बनाता है, हमारा पैशन अगर हमें बना रहा है, क्या बना रहा है, इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दूसरे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर इग्नोर करना सिखा रहा है, नज़रअंदाज करना सिखा रहा है। जैसे सेबी को ले लीजिए, वो भले कहानी के एंड में हम देखते हैं कि उसके द्वारा डिज़ाइन किया गया जो गॉड्स है, जो कद्दू था, वो बहुत ही ज़्यादा रुपए दाम में बिका। ठीक है, तो ये उसके कला की जीत थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है द आर्टिस्ट, एक कलाकार। ये उसके कला की जीत थी, किसी ने समझा नहीं वो अलग बात है, लेकिन उस कद्दू के डिज़ाइन के लिए वो अपना इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, पढ़ाई होता है, वो अपने पढ़ाई को भी इग्नोर कर रहा था, है ना। तो अगर कोई पैशन हमें इंपॉर्टेंट थिंग्स को इग्नोर करने के लिए मजबूर कर रहा है तो फिर ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो हमारा पैशन और हमारा जो वर्क है, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं लाइफ में, वो सब दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अपने पैशन के चक्कर में बाकी सभी चीज़ों को इग्नोर कर देना सही नहीं है। तो स्टूडेंट डी कहता है कि सो, इसलिए पैशन इज़ हेल्पफुल, पैशन मददगार होता है, हेल्पफुल होता है, इफ़ इट इज़ बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड हो, है ना, संतुलित हो, यानी कि आप पैशन भी कर रहे हैं और अपना वर्क भी फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। ये नहीं कि क्रिकेट खेलना आपका पैशन है तो आप पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, म्यूज़िक सुनना आपका पैशन है तो आप घर में होम थिएटर लगा लिए, डीजे लगा लिया, भर भर दिन म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये तब फिर ये हार्मफुल हो जाएगा, ख़तरनाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 घंटा पढ़ाई कर लिए, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब परेशानी हो रही है, फिर आप रिफ़्रेश होने के लिए 5 मिनट का एक सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, वो भी थोड़े से आवाज़ में, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि डू यू थिंक दैट, आप सोचते हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि स्पेंडिंग योर टाइम, कि आप अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, ऑन थिंग्स, उन चीज़ों पर, अदर देन स्टडीज़, पढ़ाई के अलावा, इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या ये टाइम का वेस्टेज है, क्या ये समय की बर्बादी है। मतलब पढ़ाई के अलावा हमने थोड़ा म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लिया, खेल कूद लिया, तो ये क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो पहला स्टूडेंट कहता है नो, इट इज़ नॉट अ वेस्टेज, वेस्ट, ये बर्बादी नहीं है। इफ़ डन इन लिमिट्स, अगर ये लिमिट में किया जाए तो फिर ये बर्बादी नहीं है, ये अच्छी बात है। स्टूडेंट बी कहता है कि एक्टिविटीज़
कि वो जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, हरकतें जो करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, खेल कूद करते हैं, एंड हॉबीज़, और हॉबी हमारी कुछ है, ये रिफ़्रेश आवर माइंड, ये हमारे माइंड को रिफ़्रेश करता है, तरोताज़ा कर देता है। जैसे आप बहुत थक गए हैं और आपको थोड़ा सा जूस मिल जाए या फिर थोड़ा आप ठंडे हवा में बैठ जाएं छाँव में, तो जो रिलैक्सेशन महसूस होता है वही महसूस होता है हॉबीज़ से या स्पोर्ट्स से। ठीक है, स्टूडेंट्स ही कहता है बट टू मच टाइम, जब आप बहुत ही ज़्यादा समय, जितना नहीं देना चाहिए, दे देते हैं किस चीज़ पर, ऑन मोबाइल और गेम्स, आप मोबाइल चलाने लगते हैं बहुत ज़्यादा देर तक या फिर गेम खेलने लगते हैं बहुत ज़्यादा, कैन इफेक्ट स्टडीज़, तो फिर इससे आपकी जो स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, वो ख़राब हो सकती है। स्टूडेंट डी कहता है कि प्रॉपर बैलेंस, एक उचित जो संतुलन है, प्रॉपर बैलेंस जो है बिटवीन स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़, पढ़ाई, स्टडीज़ और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे खेलना कूदना, घूमना, एंटरटेनमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ये नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, देखिए अभी जो हमने पढ़ा ग्रुप डिस्कशन, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रुप डिस्कशन आप ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लिए, अभी जो पूछे, ये जो अभी मैं बताऊंगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चंस का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, नवंबर में बना दूंगा, तो आप लोग ये एक वीडियो बना दूंगा सारे एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस का, वो आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग नॉर्मल ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस अब जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे ये डॉट 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 करके आप बी 1.1 क्वेश्चन देखिए, आप बुक लेकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, और बैठिए, बुक लेकर के बैठिए, ये कंप्लीट करना है। आपके बुक का ये चैप्टर का सेंटेंस दिया हुआ है, बीच में खाली छोड़ा हुआ है, इसमें कंप्लीट करना है। तो ये है, सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, सेबी जो था वो जुनूनी रूप से पैशनेटली इंटरेस्टेड था, उसका रुचि किस चीज़ में था, गॉड्स में था, कद्दू में था। ये पूरी कहानी तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या है कि सेबी लाफ्ड ऑल द वे, ये कहानी याद कीजिए। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, बहुत ही अच्छे से मैंने ये कहानी पढ़ाई है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पहले कहानी पढ़ लीजिए, ये सब कुछ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है कि सेबी लाफ्ड ऑल द वे होम, घर आते वक्त पूरे रास्ते से भी हंसता रहा, बिकॉज, क्योंकि, ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि, ही हैड मिस्टेकन एन ओल्ड मैंस, उसने एक बूढ़े आदमी का क्या चीज़ वो मिस्टेक कर लिया था, कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा था नदी के किनारे और वो दौड़ता हुआ आया, कि उसका जो सर है, वो उसके सर पे बाल नहीं थे, तो दूर से उसने देखा कि वाह वाह कितना सुंदर कद्दू जा रहा है। वो दौड़ता हुआ आया कि ये कद्दू मुझे ख़रीदना है, गॉड ख़रीदना है। वो तो आया, लेकिन वो असल में गॉड नहीं था, वो क्या था, ओल्ड मैंस बाल्ड हेड, एक बूढ़े आदमी का गंजा सर था, जिसे उसने फॉर अ गॉड, उसने गॉड समझ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेबी कितने साल का था, मात्र ओनली 12 ईयर्स का था, 12 साल का था, एट प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। प्राइमरी स्कूल क्लास 5 तक होता है, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट है कि सेबी डिड नॉट एप्रिशिएट, सेबी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता था, सेबी को अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आता। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, तो कोई चीज़ अच्छा लगेगा तभी आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो सेबी डिड नॉट अप्रिशिएट, किस चीज़ को वो अप्रिशिएट नहीं करता था, बेकिन गॉड को, है ना। बेकिन गॉड जो है एक प्रकार का कद्दू ही होता है, जापान में पाया जाता है। बिकॉज, क्योंकि, ही फाउंड इट, वो सेबी को ये कद्दू कैसे लगते थे, क्लमसी लगते थे, एंड स्टूपिड लुकिंग लगते थे। क्लमसी का मतलब होता है भद्दा, है ना, बेढंगा, और स्टूपिड लुकिंग मतलब बेकार दिखने वाला। तो वो बेकिन गॉड जो है वो सेबी को क्लमसी और स्टूपिड लुकिंग लगता था, इसलिए वो उसे अच्छा नहीं लगता था। सेबी वॉज नाउ एनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, ये लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में ये लाइन है कि जब उसका ये आर्ट जो था, हॉबी जो था गॉड कलेक्शन का, वो जब छूट गया तो वो किस चीज़ में एनग्रॉस हो गया, एनग्रॉस मतलब मग्न हो गया अपने पिक्चर बनाने। वो फिर पिक्चर बनाने लगा अपने घर में, जब उसके सारे कद्दू को फेंक दिया गया, बेच दिया गया, तोड़ दिया गया उसके पिता के द्वारा, तो फिर वो अपना पिक्चर ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें वो एनग्रॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ब्रीफली यानी कि छोटा सा आंसर देना, आपको 1 से 2 लाइन में आंसर देना है। पहला है, वेयर डिड सेबी लिव, सेबी कहाँ रहता था, तो सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, एक हार्बर टाउन में रहता था, ऐसा शहर जो
हार्बर था, यानी कि बंदरगाह, यानी कि समुद्र के किनारा वाला शहर था। वो बंदरगाह भी था और शहर भी था। बंदरगाह समझते हैं, हार्बर समझते हैं आप लोग, जहाँ पे पानी का जहाज आकर के रुकता है उसी को हार्बर बोला जाता है। सेकंड है कि विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, किस प्रकार का कद्दू गॉड सेबी को पसंद आता था, अच्छा लगता था। तो सेबी लाइक्ड, सेबी को पसंद आता था प्लेन, इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स, जो एकदम प्लेन गॉड हो, एकदम समतल हो, है ना, इवन अच्छा हो, और सिमेट्रिकल का मतलब होता है, सिमेट्री आप लोग समझते होंगे, सिमेट्री का मतलब जो आधा और इधर से देखिए या इधर से देखिए, दोनों तरफ से देखने में सेम लगेगा, यानी कि किसी चीज़ को जब आप बीच से काट सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए, किसी चीज़ को आप बीच से काट सकते हैं तो उसको आप सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, बीचों बीच कट जाएगा, ना इधर ज़्यादा होगा ना इधर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो गॉड होता था, एकदम एकदम देखने में समतल, सीधा या समान आकृति वाला, यानी कि इधर से थोड़ा बढ़ा हुआ है, इधर थोड़ा चपटा हुआ है, ऐसा गॉड नहीं। तो इस प्रकार का गॉड, नॉट ऑड और ग्नार्लेड वंस, ग्नार्लेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा कद्दू उसको पसंद नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सेबी लाफ इनवर्डली, जब उसके पिता का जो फ्रेंड आया था उसके घर में और उनके दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही थी, ये सुन करके सेबी इनवर्डली मतलब अंदर ही अंदर क्यों हंस रहा था। तो देखिए, वो दोनों बात कर रहे थे कद्दू के बारे में, ठीक है, और उन दोनों को, वे दोनों किस कद्दू को की प्रशंसा कर रहे थे, बेकिन गॉड की, बेकिन कद्दू की प्रशंसा कर रहे थे। एक प्रकार का कद्दू होता है जो लंबा वाला जो कद्दू होता है ना, एक होता है गोल कद्दू, एक होता है लंबा वाला कद्दू। तो ये उसके पिता और उसके पिता के जो फ्रेंड थे वो बेकिन गॉड, यानी कि वो लंबा वाला कद्दू की प्रशंसा करते थे, लेकिन सेबी को तो वो गोल वाला कद्दू पसंद था, है ना। उस पर वो डिज़ाइन बनाता था, कद्दू का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके, जैसे देखिएगा आप लोग, वो एक तरबूज पे डिज़ाइन बनाया जाता है और कद्दू को भी ऐसे डिज़ाइन बनाया जाता है, तो गोल वाला कद्दू इसको पसंद था, ठीक है, बेकिन गॉड इसको पसंद नहीं था। तो वो दोनों बेकिन गॉड की प्रशंसा कर रहे थे, तो ये अंदर ही अंदर हंस रहा था। तो इट मेड हिम लाफ, क्या चीज़ सुन के वो हंसा, बिकॉज दे वे आर प्रेजिंग द बेकिन गॉड, क्योंकि वे दोनों बेकिन गॉड की प्रशंसा कर रहे थे, विच सेबी हिमसेल्फ फाउंड, जिसे सेबी ने खुद पाया था, जिसके बारे में सेबी जानता था, अगली एंड क्लमसी, कि बेकिन गॉड जो होते हैं वो भद्दे होते हैं और बेकार होते हैं। अब जब उसने हंस दिया तो फिर उसके पिता, उसके जो फादर थे वो उस पर चिल्लाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सेबीज फादर शाउट एट हिम, सेबी के जो पिता थे वो उस पर क्यों शाउट मतलब चिल्लाना, क्यों चिल्लाए उस पर। तो ही शाउटेड एट सेबी, वो सेबी पर चिल्लाए, बिकॉज क्योंकि सेबी जो मुस्कुरा दिया, हंस दिया ना, तो इसका मतलब उसने इंसल्ट कर दिया। तो सेबी इंसल्टेड द फेमस बेकिन गॉड, सेबी ने इंसल्ट, अपमान कर दिया उस प्रसिद्ध बेकिन गॉड का, इसलिए वो उसके पिता चिल्लाए उस पर। व्हाई डिड सेबी वांडर अबाउट द टाउन, सेबी टाउन में, शहर में क्यों घूमता रहता था, छोटा सा तो टाउन था, वो शहर के इस पार से उस पार तक घूम जाता था, तो वो क्यों भटकता रहा, वांडर मतलब ऐसे ही भटकना, घूमना। तो ही वांडर्ड अबाउट द टाउन, वो टाउन में घूमता रहता था, भटकता रहता था, लुकिंग फॉर गॉड्स, कद्दू की खोज में, ठीक है, लुक फॉर मतलब की खोज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देखिए, ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है ना, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं, कि एक तो आप डायरेक्ट इस एग्जाम में आपको पूछ देगा, जैसे द ओल्ड मैन आस्क्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको डाल देगा, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गॉड, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ये ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ, उसमें भी ये आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। तो द ओल्ड मैन आस्क्ड, उस बूढ़े आदमी ने सेबी से कितना पैसा मांगा, सेन। देखिए जापान की जो करेंसी है, अपने इधर पैसा होता है तो उधर होता है सेन, और अपने इधर रुपया होता है तो जापान में होता है येन, ठीक है, तो सेन और येन। तो उसने, उस बूढ़े आदमी ने कितना पैसा मांगा, तो 10 सेन, 10 पैसा उस कद्दू के लिए मांगा। नेक्स्ट है कि द टीचर वाज पार्टिकुलरली एंग्री, टीचर मुख्य रूप से क्यों गुस्सा था सेबी से, बिकॉज सेबी वाज पॉलिशिंग अ गॉड, सेबी जो था वो एक गॉड को, कद्दू को पॉलिश कर रहा था, इन एन एथिक्स क्लास। अब एथिक्स का क्लास है, एथिक्स समझ लीजिए, एथिक्स जो बुक होता है उसमें ही सिखाया जाता है कि हमें कहाँ पर किस प्रकार का बिहेव करना चाहिए, मतलब हमारे अंदर डिसिप्लिन, तौर तरीका सिखाने का क्लास कौन सा क्लास है, एथिक्स का क्लास होता है।
और एथिक्स की क्लास में कोई अनएथिकल काम कर रहा है, यानी कि अब पढ़ाई का काम छोड़ करके वो कद्दू पॉलिश कर रहा है, तो उसमें टीचर को तो, ऐसे टीचर को तो गुस्सा आएगा ही। इस वजह से वो गुस्सा हो गए। थर्ड है कि सेबीज फादर, सेबी के पिता वर्कड एट, वो काम करते थे, कहाँ काम करते थे? एक कारपेंटर्स शॉप, एक बढ़ई की दुकान पर काम करते थे। नेक्स्ट है कि सेबीज फादर, सेबी के जो पिता थे, फेच्ड हिज हैमर, वो अपना हैमर लेकर के, अब देखिए जो कारपेंटर होता है, उस बढ़ई जो होता है कारपेंटर, उसके पास तो हथौड़ा होता ही है। तो सेबी के पिता ने क्या किया, अपना हथौड़ा हैमर लाया एंड स्मैश्ड, स्मैश मतलब होता है एकदम तोड़ ताड़ देना, है ना, सब कुछ तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया उसने? ऑल द गॉड्स, सारे कद्दुओं को 2 पीसेज, टुकड़े में तोड़ दिया अपने हथौड़े से। ठीक है, जब उसके टीचर ने कंप्लेन किया, आपको पता है कहानी। नेक्स्ट है कि द क्यूरियो डीलर, अब देखिए, अब जो कुछ कद्दू बच गया था ना सेबी का, उसे उसके पिता ने बेच दिया, ऐसे ही भंगार में बेच दिया, फ्री में दे दिया लोगों को। क्या होगा, उसके फादर ने तो उसका वैल्यू नहीं समझा, लेकिन वो भंगार वाले ने बेच दिया क्यूरियो डीलर को, और उसको मिला येन, है ना, रुपया मिला वहाँ का। और उस क्यूरियो डीलर जो था उसने आगे भी बेच दिया। सोल्ड द कन्फिस्केटेड गॉड, उस कन्फिस्केटेड में वो जो जब्त किया हुआ कद्दू था, उसको उसने वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले के एक धनी कलेक्टर को, जो कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है, उसको उसने बेच दिया। उसको और ज़्यादा पैसा मिला। सोचिए वो कद्दू ऐसा बनाया था, डिज़ाइन किया था उस बच्चे ने, कि वो कद्दू जितना ऊपर बढ़ रहा था, आगे जा रहा था, उस कद्दू का, उस गॉड का प्राइस भी बढ़ता जा रहा था। फिर आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। अब शॉर्टकट में फिर से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड सेबीज हर्ट बीट फास्टर, किस वजह से सेबी का जो हर्ट था, दिल था, वो जोर जोर से धड़कने लगा? तो सीइंग ए स्मॉल ऑर्डिनरी लुकिंग गॉड एमंग मैनी अदर्स, बहुत सारे कद्दुओं के बीच में एक छोटा सा जो ऑर्डिनरी लुकिंग गॉड था, जो साधारण दिखने वाला कद्दू था, वो देख करके, यानी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कद्दू रखे हुए थे, लेकिन उसके बीच में एक सिंपल लुकिंग साधारण दिखने वाला कद्दू रखा हुआ था। उसको देख करके उसका जो हार्ट बीट है वो एकदम तेज़ी से, फास्टर, है ना, बीट करने लगा, धड़कने लगा। कोई भी चीज़ आपको कब अट्रैक्ट करती है? जब बहुत सारे सामान दिखने वाली चीज़ में जब कुछ अलग दिखता है तो वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, भले वो अच्छा हो कि गंदा हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि विच इज़ कॉल्ड एफिमिनेट पास टाइम इन द स्टोरी, इस स्टोरी में किस चीज़ को इफेमिनेट पास टाइम कहा गया है? इफेमिनेट पास टाइम का मतलब होता है नाजुक समझा जाने वाला शौक। उसका टीचर जब आया था कंप्लेन करने के लिए, तो उसने कहा था कि ये जो इसका आदत है कद्दू पॉलिश करना, ये तो स्त्रियों वाला, लड़कियों वाला शौक पाल रखा है इसने, है ना, पॉलिशिंग का। ये नाजुक शौक है, ये लड़कों का शौक नहीं है। तो कलेक्टिंग गॉड कलेक्ट करना इज कॉल्ड एन इफेमिनेट पास टाइम, इसको स्त्रियों वाला शौक, इफेमिनेट, है ना, फेमिनी, देखिए फेमिन ये जो वर्ड है, तो फेमिन से ही फीमेल बना है, फेमिनिन, तो ये एक नाजुक शौक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड सेबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, सेबी के फादर ने, टीचर ने जब कंप्लेन किया तो उसका क्या रिएक्शन उसके पिता ने दिया, उसके पिता पर क्या रिएक्शन हुआ? ठीक है। तो ही बेट सेबी, उसने सेबी को पीटा, एंड स्मैश्ड, और स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, ऑल हिज गॉड्स, उसके सारे कद्दू, इन एंगर, गुस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गॉड, उस क्यूरियो डीलर ने, वो जो क्यूरियो डीलर था, उसने उस कन्फिस्केटेड गॉड के लिए कितना रुपया पे किया? देखिए, द क्यूरियो डीलर जो अलग अलग सामान, अतरंगी सामानों को जमा करता है, बेचता है, उसी को बोला जाता है क्यूरियो डीलर। ठीक है। तो उसने पे किया 50 येन, देखिए 50 येन, यानी कि पैसा नहीं, सेन नहीं, वो 10 सेन में जिस कद्दू, यानी कि 10 पैसे का कद्दू कितने में बिका है? 50 येन में। और उस क्यूरियर डीलर ने उस कद्दू को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बेचा था, अब वो और भी ज़्यादा में बेचा होगा। देखिए 10 पैसे का कद्दू जिस पर उस बच्चे ने वर्क किया था, अपना कला दिखाया था, वो कद्दू का प्राइस कितना बढ़ रहा है? 10 पैसा, कहाँ 10 पैसा और कहाँ 50 रुपया, 500 गुना प्राइस बढ़ गया उस कद्दू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेबी डू आफ्टर ही वॉज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड्स, जब उसको फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती किया गया सेबी को, किस चीज़ के लिए? कि कलेक्टिंग गॉड जो है इसको तुम छोड़ दो, ये अपना जो पैशन है ख़त्म कर दो। उसके बाद उसने क्या किया? तो सेबी डिवोटेड हिमसेल्फ,
सेबी ने अपने आप को समर्पित कर दिया पेंटिंग पिक्चर्स, यानी कि गॉड्स पर काम करना छोड़ करके पिक्चर पेंट करने लगा। एक कलाकार के अंदर की आर्ट को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक जो सच्चा कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खोज लेता है अपनी कला के लिए। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये इसका आंसर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, 5 लाइन 6 लाइन का आप दे सकते हैं। ये देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज सेबी, सेबी कौन था। व्हाट वाज हिज हॉबी, उसकी हॉबी क्या थी। तो सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड, सेबी एक 12 साल का जापानीज स्कूल बॉय, एक जापान का स्कूल बॉय था, स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, प्राइमरी स्कूल में। स्टडिंग इन अ प्राइमरी स्कूल, वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। ही लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, वो एक हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन समझ गए आप लोग। ही वॉज अ क्वाइट सेंसिटिव, वो एक क्वाइट, एक शांत, एक सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, जो फीलिंग, जो फील कर सकता है दर्द खुशी, वो सेंसिटिव। एंड इमेजिनेटिव चाइल्ड, और एक इमेजिनेटिव, इमेजिन कर सकने वाला एक लड़का था। एक कलाकार तो इमेजिनेटिव होता ही है, क्योंकि अगर वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो कलाकार हो ही नहीं सकता है। तो वो इमेजिनेटिव था, इमेजिन कर सकता था। कल्पना करना, कलाकार का काम ही होता है कल्पना करना। नेक्स्ट है सेबी हैड अ डीप आर्टिस्टिक सेंस, सेबी के अंदर में एक गहरी कला की भावना थी, आर्टिस्टिक सेंस था। दाउ, हालांकि नाइदर हिज पेरेंट्स, ना तो उसके माता पिता, नॉर हिज टीचर्स, और ना ही उसके शिक्षक लोग, अंडरस्टूड इट, इसको समझ सके। ना तो उसके माँ पापा ने, पेरेंट्स ने समझा कि इसके अंदर में एक कलाकार है, और ना ही उसके टीचर्स ने समझा। उसके आर्ट को इंसल्ट किया गया, उसके आर्ट को तोड़ दिया गया और मजबूर कर दिया गया, और फिर लास्ट में इसने छोड़ दिया अपना आर्ट। हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, इसकी जो हॉबी थी वो गॉड को कलेक्ट करना था, कद्दू कलेक्ट करना, जमा करना, और उस पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना, उसको पॉलिश करना, या जो भी वो करता था, वो स्टोरी में आपने सुना है। ही वॉज पैशनेटली, वो जुनूनी रूप से इंटरेस्टेड था, रुचि थी उसकी, इन देम, उनमें, कद्दुओं में। ही केयरफुली सिलेक्टेड, वो बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करता था कद्दू को, एकदम देख करके, भाप करके, अपने पॉकेट खर्च से वो कद्दू खरीदता था, है ना। तो जरूरी है कि वो एकदम केयरफुली ही सिलेक्ट करता होगा। क्लीन्ड, और सेलेक्ट करने के बाद वो उसको साफ करता था। ड्राइड, फिर वो उसको सुखाता था। एंड पॉलिश्ड गॉड्स, और फिर वो उस पर पॉलिश करता था उस कद्दू पर। एंड एडमायर्ड दियर शेप, और वो फिर उसके शेप को, और उसकी जो आकृति होती थी उसको फिर वो एडमायर करता था, वो उसकी प्रशंसा करता था कि वाह अच्छा कद्दू है। एंड सिमेट्री, और उसकी जो सिमेट्री होती थी, सिमेट्री समझ गए आप लोग, यानी कि जो उसकी जो समानता होती थी, दिखने में एक समान होना चाहिए, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, ऐसा, उसकी वो प्रशंसा करता था, देखता था। टू हिम, उसके लिए, सेबी के लिए, टू हिम, उसके लिए, गॉड्स वेयर, जो कद्दू थे, नोट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, वो एक साधारण वस्तु नहीं थे, बट वर्क्स ऑफ आर्ट, बल्कि एक कला की वस्तु थी जिस पर वो कला दिखाता था अपना। हिज हॉबी, उसकी जो हॉबी थी, लैटर, बाद में, रिवील्ड हिज नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट, ये उसके नेचुरल, प्राकृतिक आर्टिस्टिक टैलेंट, उसके अंदर में जो आर्टिस्टिक टैलेंट यानी कि कला की जो क्षमता थी, वो बाद में रिवील होता है, साबित होता है कि उसके अंदर में ये कला था, क्योंकि उसके कद्दू बिके बहुत ही ज़्यादा दाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट, पिक कीजिए, चुनिए, इंस्टेंसेस, उदाहरण, एग्जाम्पल आप खोजिए। ये कहानी आपने पढ़ी है तो ऐसे इंस्टेंसेस खोजना है आपको, पिक आउट करना है फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से, टू शो दैट, ये दिखाने के लिए कि सेबी वाज पैशनेट टुवार्ड्स गॉड्स, कि सेबी जो था वो कद्दू को लेकर के जुनूनी था। गॉड कलेक्शन, गॉड को कलेक्ट करने के लिए उसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा जुनून था, ये दिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए। तो सेबीज पैशन फॉर गॉड्स, सेबी का जो पैशन था कद्दू के लिए, गॉड्स के लिए, इज शोन क्लियरली, ये क्लियरली दिखता है इस कहानी में। इन मैनी इंसिडेंट्स, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए इन द स्टोरी जिसमें हमें पता चलता है कि उसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा जुनून था। जैसे कि कौन सा इंसिडेंट, तो ही स्पेंट हिज पॉकेट मनी, वो अपना पॉकेट मनी खर्च करता था। किसी बच्चे को जब घर से 5 रुपया 10 रुपया मिलता है तो वो दुकान में जा कर के कुरकुरे चिप्स वगैरह खा लेता है, और अगर खाने के अलावा अगर वो कोई दूसरा चीज़ खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ के लिए उसके अंदर में जुनून है, तभी वो खरीद रहा है। तो ही स्पेंट हिज पॉकेट मनी, वो अपना पॉकेट मनी खर्च करता था, टू बाय गॉड्स, कद्दू खरीदने के लिए। एंड सून, और जल्द ही, मेड अ लार्ज कलेक्शन, और उसने बहुत ही बड़ा कलेक्शन बना लिया था अपने कद्दुओं का, उसके घर में ढेर सारे कद्दू टंगे हुए थे।
आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के अलावे, ही वांडर्ड अबाउट द टाउन, वो शहर में घूमता रहता था। बाकी बच्चे खेलते रहते थे क्योंकि इसका पैशन खेलना नहीं था, इसका पैशन था गॉड कलेक्ट करना, तो ये निकल पड़ता था शहर में घूमने के लिए, लुकिंग फॉर गॉड्स, कद्दू की खोज में। ही केयरफुली, वो सावधानीपूर्वक, क्लीन्ड दैम, रिमूव्ड सीड्स, वो सावधानीपूर्वक उसको साफ करता था, उसके अंदर से बीज निकालता था छेद करके, पॉलिश्ड देम, उसको पॉलिश करता था, एंड ड्राइड देम, और उसको सुखाता था इन द सन, सूरज में। ही स्टूड फॉर आवर्स, वो घंटों खड़ा रहता था, आउटसाइड शॉप्स, दुकान के सामने, दुकानों के सामने, दैट सोल्ड गॉड्स, जिस दुकानों में कद्दू बिकते थे उस दुकान के सामने वो घंटों खड़ा रहता था, हर कद्दू को बड़े ध्यान से देखता था, और जो उसको पसंद आ जाता फिर ये अपना पॉकेट मनी जमा कर करके उसे खरीद लेता था और फिर उस पर वर्क करता था। ही इवन टुक अ गॉड टू स्कूल, और उसने तो एक कद्दू स्कूल भी लेकर के चला गया, जिसके बाद इसका लाइफ में जो है वो नहीं बोलते हैं इंटरवल के बाद जो आता है खतरनाक जो सीन आता है वो आ गया इसके लाइफ में। एंड पॉलिश्ड इट, और फिर वो उस स्कूल में ले जाकर वो पॉलिश करने लगा एथिक्स की क्लास में। आपके अंदर में कोई पैशन है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई हॉबी है तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वही इंपॉर्टेंट थिंग्स को इग्नोर कीजिएगा या फिर किसी की आंख पर चढ़ जाइएगा तो वो हॉबी आपकी बर्बाद हो जाएगी। वो चढ़ गया अपने टीचर के आंख पर, टीचर जाके कंप्लेन कर दिया, हो गया ख़त्म। तो सीक्रेटली अंडर हिज डेस्क, अपने डेस्क के अंदर में चुपचाप वो उसको पॉलिश कर रहा था। व्हेन ही सॉ अब उसके बाद अगला इंसिडेंट क्या हुआ, व्हेन ही सॉ ए स्मॉल ऑर्डिनरी लुकिंग गॉड, जब उसने एक छोटा सा ऑर्डिनरी लुकिंग, साधारण दिखने वाला कद्दू उसने देखा, एट द ओल्ड मैन्स स्टॉल, एक बूढ़े आदमी के स्टॉल पे, दुकान पे, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक कद्दू को देख करके किसी का दिल धड़कने लगा है, तो इसका मतलब है कि वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए। तो दीज इंस्टेंसेस, ये सारे जो उदाहरण हैं, प्रूफ, ये साबित करते हैं हिज डीप पैशन, उसके अंदर में जो गहरा जो जुनून था अपने पैशन, अपने हॉबी को लेकर के, ये दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द व्यूज़, नज़रिया, ऑफ सेबीज फादर, सेबी के पिता का जो व्यूज़ था, जो नज़रिया था, अबाउट हिम, सेबी को लेकर के, एंड हिज हॉबी, और उसकी हॉबी को लेकर के, वो कैसा था उसका व्यूज़, उसके फादर का नज़रिया कैसा था। तो सेबीज फादर, सेबी के जो फादर थे, वाज अ प्रैक्टिकल एंड ट्रेडिशनल मैन, वो एक प्रैक्टिकल और ट्रेडिशनल मैन थे। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि वो ये हॉबी वगैरह नहीं समझते हैं, वो सीधा समझते हैं कि भाई ऐसा काम करो जो तुम्हारे लाइफ में काम देगा। उनको नहीं पता था कि एक आर्ट से कैसे पैसा कमाया जाता है, अभी भी लोग नहीं समझते हैं, तो उस ज़माने में क्या समझते होंगे। और एक ट्रेडिशनल मैन थे, एक पारंपरिक आदमी, यानी कि वैसा काम जो हमारे पूर्वजों ने किया है वो काम तुमको करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड आर्ट, उनको आर्ट समझ में नहीं आता था, कला समझ में नहीं आता था, और क्रिएटिव इंटरेस्ट्स, और जो रचनात्मक रुचि है, जो क्रिएटिविटी है, ये भी उनके पिता को समझ में नहीं आती थी। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करते थे कि सेबीज हॉबी, सेबी की जो हॉबी है ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, गॉड्स को कलेक्ट करना, वाज यूजलेस एंड मीनिंगलेस, ये यूजलेस था, बेकार था, और मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। उनको पता ही नहीं था आर्ट के बारे में। ही थॉट दैट, वो सोचते थे कि सेबी वाज वेस्टिंग टाइम, कि सेबी अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, ऑन फुलिश थिंग्स, मूर्खता वाली चीज़ों में, इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन स्टडीज़, स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करने के बजाय, स्टडीज़ अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाने के बजाय, कंसंट्रेट करना ध्यान लगाना, ध्यान लगाने के बजाय, इंस्टीड ऑफ यानी कि के बदले में, के बजाय, और यूजुअल वर्क, जो यूजुअल वर्क है, जो उसका अपना काम है, कुछ कुछ घर का काम कर देता, अपना पढ़ाई करता, इसके अलावा ये सारी चीज़ें उसको मूर्खता वाली लगती थी। व्हेन द टीचर कंप्लेंट, जब टीचर ने कंप्लेन किया, द फादर बिकेम फ्यूरियस, उसके पिता जो थे वो एकदम फ्यूरियस हो गए, आग बबूला हो गए। ही बेट सेबी, उन्होंने सेबी को पीटा, एंड स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स, उसके सारे कद्दू को तोड़ दिया, विद अ हैमर, एक हथौड़े से। टू हिम, उनके लिए, यानी कि उसके पिता के लिए, सेबीज हॉबी, सेबी की जो हॉबी थी, हैड नो फ्यूचर वैल्यू, उसके हॉबी की कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं थी, यानी कि भविष्य में जाकर के उसकी हॉबी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। हिज एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड था, उसके पिता का जो रवैया था, रिफ्लेक्ट्स द एडल्ट वर्ल्ड्स, ये हमें दिखाता है कि जो वयस्क लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, उनकी दुनिया कैसी है। इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ चाइल्ड्स टैलेंट,
एक बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने की जो इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, जो जो एडल्ट्स लोग हैं, जो वयस्क हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो एक बच्चे के टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, यही हमें दिखाता है, उसके उनके एटीट्यूड से हमें ये पता चलता है। और ये आप अपने अगल बगल में भी देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सेबीज टीचर बिकम एंग्री। सेबी का जो टीचर था वो एंग्री क्यों हो गया, गुस्सा क्यों हो गया, विद हिम, उससे, यानी कि सेबी से। वाज हिज एंगर जस्टिफाइड, क्या उसका जो गुस्सा था वो जस्टिफाइड था, उचित था उसका गुस्सा करना उसके टीचर का। तो सेबीज टीचर बिकेम एंग्री, सेबी का टीचर जो था वो एंग्री हो गया, बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड, उसने पाया, सेबी जो था, पॉलिशिंग अ गॉड, वो एक गॉड कद्दू को पॉलिश कर रहा था इन द एथिक्स क्लास, एथिक्स के क्लास में, एथिक्स की पढ़ाई हो रही है और वो अनएथिकल काम कर रहा है क्लास में बैठ के। तो जब उसके टीचर ने देखा तो उसको गुस्सा आ गया। ही कंसिडर्ड कलेक्टिंग गॉड्स, उसने कंसिडर किया, उनके टीचर जो थे वो मानते थे कि कलेक्टिंग गॉड जो है, कद्दू जमा करना जो है, एन इफेमिनेट एंड यूजलेस पास टाइम, कि ये एक इफेमिनेट का मतलब नाजुक, लड़कियों वाला शौक है, और यूजलेस पास टाइम है, एकदम बेकार पास टाइम का मतलब टाइम पास करने वाला, मनोरंजन वाला काम, ये एकदम बेकार काम है, ये काम नहीं करना चाहिए, उनके टीचर मानते थे। हिज एंगर वाज नॉट जस्टिफाइड, उनका जो गुस्सा था वो उचित नहीं था। इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेबीज टैलेंट, सेबी का जो टैलेंट था उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय, उसको समझने के बजाय, ही इंसल्टेड, उन्होंने इंसल्ट किया, एंड ह्यूमिलिएटेड हिम, और उसको ह्यूमिलिएट किया, सेबी को शर्मिंदा कर दिया, अपमानित कर दिया क्लास में। अ टीचर, अब एक टीचर कैसा होना चाहिए, अ टीचर शुड गाइड अ स्टूडेंट, एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट को गाइड करे, उसको रास्ता दिखाए, विद पैशंस, धैर्य के साथ। गुस्सा तो सबको आता है, गलत चीज़ देखता है तो, अब पढ़ाई के वक्त में वो दूसरा काम करेगा तो ये सही बात नहीं है, लेकिन एक टीचर को उसे इंसल्ट करने के बजाय, उसको ह्यूमिलिएट करने के बजाय, उसको धैर्य से उस बच्चे को गाइड करना चाहिए था। नॉट क्रश हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को ही ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्रश नहीं करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था। द टीचर फेल्ड टू रिकॉग्नाइज सेबीज आर्टिस्टिक नेचर, टीचर जो थे वो फेल हो गए, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने में, क्या पहचानने में, सेबीज आर्टिस्टिक नेचर, सेबी का जो कला वाला प्रकृति था, नेचर था उसका, वो नहीं पहचान पाए उसके टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो टीचर उसके घर पे जब कंप्लेन करने के लिए आया तो बच्चे का कंप्लेन माँ बाप को करता है, तो टीचर अपनी गलती नहीं देता, वो बोलता है कि आप ही लोगों की गलती, आप ही लोगों की वजह से आपका बच्चा बिगड़ गया है। वही हुआ यहाँ पे। सेबीज टीचर, सेबी का जो टीचर था, हेल्ड हिज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, उसने उसके पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार ठहरा दिया, फॉर सेबीज मिस्टेक, सेबी की गलती के लिए। डू यू एग्री विद द टीचर, क्या आप उस टीचर से एग्री करते हैं, सहमत हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो नो, आई डू नॉट एग्री विद द टीचर, नहीं, मैं उस टीचर से एग्री नहीं करता। सेबीज इंटरेस्ट इन गॉड्स, सेबी का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि थी गॉड्स में, कद्दू में, वाज नॉट अ मिस्टेक, वो एक मिस्टेक नहीं था, वो एक गलती नहीं थी, बट अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी, बल्कि ये एक रचनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी कि कुछ अलग करने की का एक साइन था, ठीक है, एक पहचान थी। पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रेन, माता पिता को बच्चे को गाइड करना चाहिए, गाइड मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर बच्चा चल रहा है उसको दिखाना चाहिए कि ये रास्ता सही है या गलत है, उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और वो तभी बताएगा जब माता पिता को पता रहेगा कि वो रास्ता है भी या नहीं है। खैर, तो पेरेंट्स शुड गाइड चिल्ड्रेन बट दे शुड नॉट सप्रेस दियर नेचुरल टैलेंट्स, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, लेकिन बच्चे के अंदर में अगर कोई नेचुरल टैलेंट्स है, यानी कि प्राकृतिक कोई उसके अंदर में कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसा क्षमता है, तो उसको सप्रेस भी नहीं करना चाहिए, उसको दबाना भी नहीं चाहिए, उसको डांट फटकार के या मार पीट के। द टीचर ब्लेम्ड द पेरेंट्स, उस टीचर ने उसके माता पिता को ब्लेम कर दिया, उस पर लगा दिया, है ना। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, उस बच्चे को अंडरस्टैंड करने के बजाय, समझने के बजाय, उसके माता पिता को ही ब्लेम कर दिया, उसने इल्ज़ाम लगा दिया उस पर। हिज एटीट्यूड वाज हार्श, उसका जो एटीट्यूड था उस टीचर का वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, कड़ा एटीट्यूड था, कड़ा रवैया था। एंड नैरो माइंडेड, और उसका दिमाग जो था, माइंड जो था, मन जो था, बहुत ही नैरो था, जिसको आप लोग छोटी सोच बोलते हैं, तो उनका जो सोच था बहुत ही नैरो था, संकीर्ण, है ना,
नैरो माइंडेड थे वो। रादर दैन पनिशमेंट देने के बजाय, उसको सज़ा देने के बजाय, एनकरेजमेंट वुड हैव हेल्प्ड सेबी, अगर उस बच्चे को, उस सेबी को अगर एनकरेज किया जाता, उसको हौसला दिया जाता, उसको बढ़ाया जाता हौसला, ग्रो एज एन आर्टिस्ट, तो उसको ये हेल्प करता एक आर्टिस्ट के रूप में ग्रो करने में, वो एक अच्छा कलाकार बन सकता था। लेकिन सब ने मिलकर, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स से मिलकर उसके अंदर के आर्ट को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एटीट्यूड एंड रिएक्शन, रवैया और जो रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया थी ऑफ द टीचर, उस टीचर की, टू सेबीज पैशन, सेबी के जुनून को लेकर के, सेबी के पैशन को लेकर के, इसके बारे में बताइए। तो द टीचर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स सेबीज पैशन, सेबी के पैशन को लेकर के टीचर का जो एटीट्यूड था, वाज इनटॉलरेंट एंड क्रूअल, वो इनटॉलरेंट था, बर्दाश्त करने के लायक नहीं था, वो बहुत ही क्रूअल, निर्दयी, है ना, क्रूअल नज़रिया था उसका। ही कंसिडर्ड, वो उन्होंने माना था, उस टीचर ने कंसिडर किया, द हॉबीज, उस हॉबी को, शेमफुल एंड यूजलेस, शर्मनाक और बेकार, उस हॉबी को कंसिडर किया था उस टीचर ने कि ये हॉबी तो शेमफुल है, यूजलेस है। ही शाउटेड एट सेबी, वो उन्होंने सेबी पर चिल्लाया, इंसल्टेड हिम, उसको इंसल्ट किया उसका, एंड कन्फिस्केटेड हिज गॉड, और उसके कद्दू को जब्त कर लिया, कन्फिस्केट कर लिया, छीन लिया उससे। लेटर, बाद में, ही स्कॉल्डेड सेबीज मदर, उन्होंने सेबी की माँ को भी डांटा, एंड क्रिएटेड फियर इन द चाइल्ड्स माइंड, और उस बच्चे के दिमाग में फियर, डर पैदा कर दिया, क्रिएटेड फियर, डर पैदा कर दिया। हिज रिएक्शन, उनका जो रिएक्शन है, उस टीचर का जो रिएक्शन था, शोज़, वो दिखाता है, हाउ द एजुकेशन सिस्टम, कि किस प्रकार से जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा का जो सिस्टम है, समटाइम्स, कभी कभी, डिस्ट्रॉयज, बर्बाद कर देता है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, इंस्टीड ऑफ नर्चरिंग इट, इसको नर्चर करने के बजाय, उसको मतलब उसको पोषण देने के बजाय, किसी की कला को आगे बढ़ाने के बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो। देखिए, ये जापान की एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है और जापान ने इस पर काम किया है ना। तो देखिए आज जापान कहाँ से कहाँ है, लेकिन हमारे इंडिया में तो इन सब चीज़ पर क्या आर्ट होता है, क्या टैलेंट होता है, हो रहा है, फॉलो हो रहा है, लेकिन गांव में अभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, एनकरेज नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से हमारा बिहार या फिर हमारा देश जो है इतना पीछे है। अगर आर्ट को बढ़ावा दिया जाए, नेचुरल टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, क्रिएटिविटी को अगर बढ़ावा दिया जाए तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन में सिर्फ क्या है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रटना, तोता बनाया जा रहा है बच्चों को। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज हुआ है और हो रहा है, जो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, डिड सेबी चेंज हिज हॉबी, सेबी ने अपना हॉबी चेंज कर लिया। हॉबी ऐसा चीज़ है ना जो चेंज नहीं होता है, लेकिन उस बच्चे को इतना दबाया गया, प्रेस किया गया, उसने अपना हॉबी ही चेंज कर लिया। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ये आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। तो सेबी चेंज्ड हिज हॉबी, सेबी ने अपना हॉबी चेंज कर लिया। पहले तो व्हाई, क्यों कर लिया, ये देखिए। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन एंड पनिशमेंट बाय हिज टीचर एंड फादर, उसके टीचर और उसके फादर के द्वारा जो कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन हो रहा था, उसका जो लगातार उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, एंड पनिशमेंट, और उसको जो सजा दी जा रही थी कंटिन्यूअसली, इस वजह से उसने अपना हॉबी चेंज कर लिया। हिज गॉड्स वेयर कन्फिस्केटेड, उसके कद्दुओं को जब्त कर लिया गया उसके पिता और उसके टीचर्स के द्वारा, एंड स्मैश्ड, उसको तोड़ दिया गया, विच डीपली हर्ट हिम, जिसने उसको अंदर तक उसके दिल को चोट पहुंचाया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, गेव अप मतलब त्याग दिया, कलेक्टिंग गॉड कलेक्ट करना, एंड टर्न्ड, और मुड़ गया वो, टुवार्ड्स पेंटिंग पिक्चर पेंट करने की तरफ। वो गॉड को छोड़ के अपना हॉबी चेंज करके क्या कर लिया उसने, पेंटिंग पिक्चर्स पेंट करने लगा, ड्राइंग करने लगा वो। हिज आर्टिस्टिक माइंड, उसका जो आर्टिस्टिक कला वाला जो दिमाग था, जो मन था उसका, फाउंड अ न्यू आउटलेट, उसने एक नया रास्ता खोज लिया था उसके दिमाग ने, उसके मन ने। दाओ, हालांकि, द टूल चेंज्ड, जो टूल था, जो औजार था, वो तो चेंज हो गया। हिज क्रिएटिविटी स्पिरिट रिमेंड द सेम, लेकिन उसके अंदर में जो क्रिएटिविटी वाला जो स्पिरिट था, जो उत्साह था, वो वैसा का वैसा ही रह गया। यानी कि आपने
उसका उसका टूल तो तोड़ दिया, कद्दू वाला ख़त्म कर दिया, लेकिन क्रिएटिविटी जाहिर करने का रास्ता उसने खोज लिया था पेंटिंग पिक्चर्स के द्वारा। दिस शोज़, ये दिखाता है कि दैट अ ट्रू आर्टिस्ट, कि एक सच्चा आर्टिस्ट जो होता है, एक सच्चा कलाकार जो होता है, मे चेंज द मीडियम, वो अपना माध्यम बदल सकता है, अपने कला को जाहिर करने का रास्ता बदल सकता है, बट नॉट द आर्टिस्टिक सोल, लेकिन वो अपने आर्टिस्टिक सोल, कला वाली आत्मा को नहीं बदल सकता। उसके अंदर में जो आर्टिस्टिक सोल है, जो कला वाला जो आत्मा है उसको वो चेंज नहीं कर सकता। वो किसी न किसी रूप में अपने आर्ट को जाहिर करेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बताइए। अब ये आपको कमेंट करना है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, और हुआ ही होगा 100%। आर्ट को कोई नहीं समझता है भाई। तो देखिए, यस मैनी स्टूडेंट्स फेस सिमिलर एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस, इस प्रकार के अनुभव फेस करते हैं, सामना करते हैं इसका। ऑफन, अक्सर, पेरेंट्स एंड टीचर्स, माता पिता और शिक्षक जो हैं, टीचर्स जो हैं, डिस्करेज हॉबीज़, वो हॉबीज़ को डिस्करेज करते हैं, है ना, निरुत्साहित कर देते हैं आपको कि ये तुम्हारी हॉबी जो है वो बेकार है, इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। लाइक ड्राइंग, आपकी हॉबी अगर ड्राइंग है, म्यूज़िक है या स्पोर्ट्स है, एंड फोर्स चिल्ड्रन, ये आपके ड्राइंग, म्यूज़िक या स्पोर्ट्स को वो डिस्करेज कर देंगे और बच्चों को फोर्स कर देते हैं, मजबूर करते हैं टू फोकस ओनली ऑन स्टडीज़, कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ही फोकस करो, सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं करना है, खेलना कूदना नहीं है, गाना नहीं सुनना है, म्यूज़िक नहीं सुनना है, ड्राइंग नहीं करना है। दिस कैन हर्ट, ये चोट पहुंचा सकता है अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, एक बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है अपने ऊपर में, वो डगमगा सकता है। तो अगर कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया बच्चे के अंदर से, तो फिर वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म होना चाहिए बच्चे का। अगला है कि एनकरेजमेंट एंड बैलेंस आर नेसेसरी, एनकरेज करना, उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, और बैलेंस, संतुलन, पढ़ाई के साथ साथ अपना हॉबी फॉलो करना, ये आवश्यक है, बैलेंस भी होना चाहिए। इफ़ गाइडेड प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली ठीक तरीके से गाइड किया गया बच्चे को, हॉबीज़ कैन हेल्प, तो हॉबीज़ जो है उसकी, वो उसको हेल्प कर सकती है किस चीज़ में? डेवलप पर्सनैलिटी एंड क्रिएटिविटी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, उसकी जो उसका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, और उसकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता जो उसके अंदर में है, उसको वो डेवलप कर सकता है अपने हॉबीज़ के द्वारा। उसके बाद देखिए, लाइक सेबी की तरह मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, हाइड दियर टैलेंट्स, वो अपने टैलेंट्स को छिपा लेते हैं, ड्यू टू फियर, डर की वजह से बोल नहीं पाते हैं अपने माता पिता के सामने या टीचर्स के सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद ग्रामर सेक्शन में हम लोग चलने वाले हैं। देखिए, ये है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ सेबी का जो कैरेक्टर है ना, उसका एक स्केच बनाना है आपको एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में, कि सेबी एक सच्चा आर्टिस्ट है कि नहीं, ये आपको बताना है ये स्टोरी से। तो सेबी इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट, सेबी एक सच्चा आर्टिस्ट है बाय नेचर, उसका जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है, उसकी जो सोच है, इसकी वजह से वो एक सच्चा आर्टिस्ट है। अब कैसे, ये देखिए। तो ही इज़ सेंसिटिव, वो एक सेंसिटिव लड़का है, संवेदनशील है, भावनाओं, जो फीलिंग्स हैं उसको खुशी देती हैं, मतलब वो समझ सकता है, सेंस कर सकता है। इमेजिनेटिव, वो इमेजिन कर सकता है, कल्पना कर सकता है। एंड डीपली ऑब्जर्वेंट, और गहराई से वो बातों को ऑब्जर्व कर सकता है। वो घंटों खड़ा रहता था दुकान के सामने में, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व करता था चीज़ों को कि ये अच्छा है कि बुरा है ना। ही हैज़ अ फाइन सेंस ऑफ ब्यूटी एंड सिमेट्री, उसके अंदर में ब्यूटी और सिमेट्री का, कि कोई चीज़ सुंदर है कि नहीं, कोई चीज़ सिमेट्रिकल है कि नहीं, इस चीज़ का एक अच्छा सेंस था उसके अंदर में, समझ जाता था वो। ही फाइंड्स आर्ट, वो कला खोज लेता है। ही फाइंड्स आर्ट इन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, वो साधारण वस्तु में कला खोज लेता है, आर्ट खोज लेता है। लाइक गॉड्स, साधारण वस्तु जैसे कि कद्दू एक बहुत ही साधारण वस्तु है ना, 10-20 रुपये किलो बिक जाता है। आप जाइएगा 10 रुपये किलो, आप ऐसा सीज़न आता है जिसमें 5 रुपये किलो भी कद्दू बिकता है। एक सामान्य वस्तु में वो अपना एक आर्ट खोज रहा है, बहुत बड़ी बात है, ये कलाकारी कर सकता है। ही इज़ पैशेंट, वो धैर्यवान है, एंड हार्ड वर्किंग, और
मेहनती है क्योंकि स्कूल भी जा रहा है, वो मार्केट भी घूम रहा है। हार्ड वर्किंग, पॉलिशिंग, वो पॉलिश भी कर रहा है। एंड प्रिपेयरिंग गॉड्स विथ केयर, और वो अपने कद्दू को बहुत ही केयर के साथ, सावधानी के साथ प्रिपेयर भी कर रहा है, तैयार भी कर रहा है। इवन आफ्टर लूजिंग हिज गॉड्स, अपने गॉड्स को, अपने कद्दुओं को लूज करने के बाद, खोने के बाद भी ही डज नॉट बिकम बिटर। सबसे बड़ा कलाकार का जो गुण है वो देखिए, उसका मेहनत बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, उसके सारे कद्दुओं को तोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद भी वो बिटर नहीं हुआ, उसके अंदर में करवाहट नहीं आई। एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू पेंटिंग, उसने अपना रास्ता बदल के अपने कला को किस ओर मोड़ दिया? पेंटिंग की तरफ मोड़ दिया। सेबी रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ एन आर्टिस्ट। सेबी ऐसे कलाकार के स्पिरिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ऐसे कलाकार के उत्साह या उसकी आत्मा को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हुज क्रिएटिविटी सर्वाइव्स, जिसकी क्रिएटिविटी जो है, जिसकी रचनात्मकता जो है वो सर्वाइव करती है, जिंदा रहती है, डिस्पाइट सप्रेशन। उसको कितना भी सप्रेस किया जाए, दबाने का प्रयास किया जाए, उसको कुचलने का प्रयास किया जाए, सप्रेस करने का प्रयास किया जाए, डिस्पाइट ऑफ इट, इसके बावजूद ये सर्वाइव करता है, वो मर नहीं जाता, रास्ता बदल जाता है, उसका टूल चेंज हो जाता है ना, लेकिन उसका आर्टिस्टिक नेचर चेंज नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ये है ग्रुप डिस्कशन। फिर से अब ये ग्रुप डिस्कशन अलग प्रकार से है। एन आर्टिस्ट, ये टॉपिक है, एन आर्टिस्ट, एक कलाकार, कैन चेंज हिज टूल्स, वो अपने टूल्स को चेंज कर सकता है, यानी कि उसका जो साधन है उसको चेंज कर सकता है, बट नॉट हिज माइंड, लेकिन अपने मन को बदल नहीं सकता। उसका आर्टिस्टिक नेचर है तो उसका आर्टिस्टिक नेचर रहेगा ही हमेशा। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहता है कि एन आर्टिस्ट्स क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, लिव्स इन हिज माइंड, वो उसके दिमाग में, उसके मन में रहता है, नॉट इन टूल्स, वो उन यंत्र में नहीं रहता जिससे वो आर्ट कर रहा है। जैसे सेबी का ले लीजिए, गॉड खत्म हुआ तो पेंटिंग पिक्चर्स आ गया यहाँ पे तो टूल खत्म हो गया लेकिन माइंड इसका खत्म नहीं हुआ था। सेकंड है कि सेबी स्टॉप्ड कलेक्टिंग गॉड्स, सेबी ने गॉड कलेक्ट करना स्टॉप कर दिया, बट हिज आर्टिस्टिक सेंस रिमेंड, लेकिन उसके अंदर में जो आर्टिस्टिक सेंस था, जो कलाकार वाला जो सेंस था, जो उसके अंदर में समझ थी, वो वैसी की वैसी रह गई। सी स्टूडेंट कहता है कि टूल्स में चेंज ड्यू टू सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस का मतलब जो परिदृश्य है, यानी कि जो परिस्थिति है उसके किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द, उसके जो हालात हैं उसके वजह से टूल्स चेंज हो सकते हैं। बट टैलेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन टैलेंट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, उसके अंदर में जो टैलेंट है वो रहेगा ही। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है ट्रू आर्ट ऑलवेज फाइंड्स अ न्यू मीडियम, कि एक सच्चा आर्ट अगर कला अगर सच्ची होगी तो वो हमेशा ऑलवेज फाइंड्स अ न्यू मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो एक नया, हमेशा एक नया मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन खोज ही लेगी। एक्सप्रेस करने का, अपने आप को व्यक्त करने का वो एक माध्यम जो है, मीडियम जो है वो ढूंढ ही लेगी। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस ग्रुप डिस्कशन का कि एन आर्टिस्ट माइंड, एक आर्टिस्ट का जो मन होता है, इज़ परमानेंट, वो परमानेंट होता है। टूल्स आर टेम्पररी, टूल्स बदल सकते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन उसका माइंड जो है, मन जो है, वो आर्टिस्टिक माइंड ही रहेगा उसका हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक है हॉबीज़ शुड हैव लिमिट्स। हॉबीज़ अगर हैं आपके पास तो उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, यानी कि हॉबी, शौक है आपका तो उसको वो अनलिमिटेड है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें कुछ लिमिट होना चाहिए। इस पर क्या डिस्कशन होना चाहिए? देखिए स्टूडेंट ए कहता है कि हॉबीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं? रिफ़्रेश आवर माइंड, वो हमारे मन को रिफ़्रेश कर देती हैं, ताज़ा कर देती हैं। एंड डेवलप पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करती हैं, निखारती हैं। बट नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि बट, लेकिन टू मच इन्वॉल्वमेंट, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, हॉबी में बहुत ही ज़्यादा उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, कैन डिस्टर्ब स्टडीज़, तो फिर इससे आपकी जो स्टडीज़ है, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, वो फिर डिस्टर्ब होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है। स्टूडेंट सी कहता है कि सेबीज़ हॉबी, सेबी की जो हॉबी थी, बिकेम अ प्रॉब्लम, वो एक समस्या बन गई। क्यों समस्या बन गई? व्हेन इट इंटरफेयर्ड विद स्कूल डिसिप्लिन, जब उसकी हॉबी ने स्कूल डिसिप्लिन के साथ इंटरफेयर कर दिया,
स्कूल की जो डिसिप्लिन होनी चाहिए, स्कूल में पढ़ाई के अलावा नहीं कुछ होना चाहिए, वो अपना कद्दू लेकर के स्कूल के क्लासरूम में जब चला गया, उसमें इंटरफेयर दखल अंदाजी कर दिया उसकी हॉबी ने, तब फिर वो एक प्रॉब्लम बन गई और उसे अपनी हॉबी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, इसलिए बैलेंस होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट डी कहता है कि ए बैलेंस बिटवीन हॉबीज़ एंड ड्यूटीज़, हॉबी और ड्यूटी, आपकी जो आपका जो शौक़ है और आपका जो कर्तव्य है, इस दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी ही तो होता है कि नहीं। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि हॉबीज़ आर यूज़फुल, जो हॉबीज़ होती हैं वो उपयोगी होती हैं, बट दे शुड बी प्रैक्टिस्ड विद लिमिट्स, लेकिन वो लिमिट में होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं हो जानी चाहिए। जिस चीज़ का जो समय है उस समय पर वही काम करना चाहिए, अपनी हॉबी को भी उसमें नहीं घुसा देना चाहिए। ठीक है, हॉबी का मतलब फ्री टाइम जब रहे तब अपनी हॉबी को आप फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है कंपोजिशन सेक्शन। क्वेश्चन आंसर हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। अब ये कंपोजिशन सेक्शन जो है इसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक लेटर पढ़ेंगे और एक एसे जो लिखा गया है वो। तो लेटर क्या बोल रहा है, क्या लिखने के लिए, देखिए, लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो, डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट पास्ट टाइम, आपका जो फेवरेट पास्ट टाइम है, यानी कि जो पास्ट टाइम यानी कि आप जो फ्री टाइम में जो आप काम करते हैं वो क्या है। तो लेटर लिख रहा है कि डियर राहुल, अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए कि आई होप यू आर फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अबाउट माई फेवरेट पास टाइम, मैं अपने फेवरेट पास टाइम के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो क्या है, जो है रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये कहानियों की किताबें पढ़ना। वेन एवर आई गेट फ्री टाइम, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, आई रीड नोवेल्स, तब मैं नोवेल पढ़ता हूँ, उपन्यास पढ़ता हूँ, एंड शॉर्ट स्टोरीज़, और छोटी कहानियाँ पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है, रीडिंग पढ़ने से, रीडिंग जो है हेल्प्स मी रिलैक्स, ये मुझे रिलैक्स होने में हेल्प करता है, एंड इम्प्रूव्स, और ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, क्या चीज़ बढ़ाता है, माई इमेजिनेशन एंड वोकेबुलरी, ये मेरे अंदर में इमेजिनेशन, कल्पना करने की क्षमता, और मेरी जो वोकेबुलरी है, शब्दकोश, नए नए शब्दों से मेरी मुलाकात होती है और मैं नए नए शब्द सीखता हूँ, तो मेरी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होती है। इट ऑल्सो टीचेज मी, ये मुझे ये भी सिखाती है, अबाउट लाइफ, किस चीज़ के बारे में, लाइफ के बारे में, वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बारे में, कीमतों के बारे में, वैल्यूज़ मतलब किन किन चीज़ों का हमारे लाइफ में वैल्यू है, नहीं है, ये सारी चीज़ें, एंड ह्यूमन नेचर, और इंसान का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में भी मुझे पता चलता है कहानियों से। अनलाइक मोबाइल गेम्स की तरह नहीं, रीडिंग गिव्स मी नॉलेज एंड पीस ऑफ माइंड, मोबाइल गेम जो है वो आपको नॉलेज और पीस ऑफ माइंड कम देगा, लेकिन रीडिंग, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो इससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको के मन को शांति भी मिलेगी। दिमाग, मोबाइल तो आपके मन को बेचैन कर देगा, दिमाग खराब कर देगा वो। आई बिलीव, मेरा मानना है, मैं विश्वास करता हूँ, एवरीवन शुड हैव अ हेल्दी हॉबी, सबके पास कोई ना कोई एक हेल्दी हॉबी होना ज़रूरी है। इससे आपका टाइम, जो फ्री टाइम मिलता है, उस टाइम में आप कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास एक कोई हेल्दी हॉबी है। नहीं तो जैसे ही खाली टाइम मिलेगा, तो नहीं कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो जब खाली टाइम मिलेगा आपके दिमाग में शैतानी आने लगेगी। तो फिर इसके लिए अगर आपके पास एक हेल्दी हॉबी है तो फिर आप अपने हॉबी में लग जाइएगा। तो सबके पास एवरीवन शुड हैव अ हेल्दी हॉबी। प्लीज़ राइट बैक, दोबारा तुम भी लिखना, एंड टेल मी, और मुझे बताना, अबाउट योर फेवरेट पास टाइम, कि तुम्हारा फेवरेट पास टाइम क्या है। योर लविंगली, यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, मैंने अपना नाम दे दिया है। इसके बाद देखिए शॉर्ट एस्से है, ठीक है। देखिए लेटर जो है, लेटर भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में और एस्से भी पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कैसे लिखा जाए वो एक प्रकार से आप लोगों को के सामने में ये फॉर्मेट आ सकता है, इससे समझ सकते हैं। एक छोटा सा ऐसे लिखना है, क्या है ऐसे, कि रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लाइफ में एक टीचर का क्या रोल होता है, भूमिका होती है, इसके बारे में एक छोटा सा ऐसे लिखना है। तो देखिए, एक टीचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की लाइफ में। अ टीचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एक टीचर जो है, ए टीचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज, वो सिर्फ एक नॉलेज का ही सोर्स नहीं है। एक टीचर न केवल इज़ नॉट ओनली, न केवल ए सोर्स ऑफ नॉलेज, न केवल एक नॉलेज का, ज्ञान का स्रोत है,
बट ऑल्सो बल्कि अ गाइड एंड मेंटोर, वो एक गाइड भी है जो आपको गाइड करता है, और एक मेंटोर भी है जो आपको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट शेप्स द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टर आपके चरित्र और आपके पर्सनैलिटी को ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के कैरेक्टर और उसके व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को शेप करता है, आकार देता है। कौन? टीचर। अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर अंडरस्टैंड्स, वो समझता है द एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट्स ऑफ लर्नर्स, वो लर्नर्स मतलब सीखने वाले यानी कि स्टूडेंट्स, उसके एबिलिटीज़ को और उसके इंटरेस्ट्स को समझता है कि ये इसके अंदर में कौन सी एबिलिटी है, कौन सी योग्यता है इस बच्चे के अंदर में, और उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, किस चीज़ में इसका मन लगता है, ये समझता है वो टीचर। एंड एनकरेज, और उसको प्रोत्साहित करता है। करेज मतलब हिम्मत, और एनकरेज मतलब हिम्मत देना, वो उस बच्चे को हिम्मत देता है, प्रोत्साहित करता है देम, उनको, उन बच्चों को, टू ग्रो, ताकि वो आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। उसके बाद ही इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, वो उनके अंदर में कॉन्फिडेंस जगाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक है। डिसिप्लिन, उनके अंदर में डिसिप्लिन, अनुशासन भी बढ़ाता है। एंड मोरल वैल्यूज़, और जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक महत्व हैं, वो भी उनके अंदर में नैतिकता भी जगाता है, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, यही तो नैतिकता है, ये बताता है टीचर ही। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं वो बच्चों को हेल्प करते हैं टू डिफ्रेंशिएट करने में, डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर पता करने में, भेद पता करने में, किस चीज़ के बीच में अंतर, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, इसके बीच में अंतर कैसे पता किया जाए, ये एक टीचर ही बताता है। हाउएवर, हालांकि, इफ़ अ टीचर इज़ हार्श, अगर कोई टीचर हार्श है, रूखा टीचर है, कड़ा टीचर है, एंड नैरो माइंडेड, और उसकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी है, छोटी सोच वाला टीचर है, जैसे सेबी का टीचर था, तो ही मे डैमेज, तो वो डैमेज कर सकता है ना, नुकसान पहुंचा सकता है, किस चीज़ को, ए चाइल्ड्स क्रिएटिविटी, एक बच्चे की क्रिएटिविटी को डैमेज पहुंचा सकता है। और अगर उस टीचर ने किसी बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी यानी कि कुछ अलग करने की जो क्षमता है उसी को उसने मार दिया, तो फिर उसने उस बच्चे के पूरे जीवन को ही बर्बाद कर दिया, तो वो बच्चा अपने जीवन में कुछ नया कर ही नहीं पाएगा। तो है ना, तो टीचर नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, टीचर ओपन माइंडेड होना चाहिए। एज सीन इन सेबीज केस, जैसा कि सेबी के केस में देखा गया। देयरफॉर, इसलिए टीचर शुड बी पेशेंट, टीचर जो हैं वो धैर्यवान होने चाहिए, पेशेंट होने चाहिए, काइंड, दयालु होने चाहिए, एंड सपोर्टिव, और सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में, संक्षेप में बोला जाए तो अ टीचर कैन मेक और ब्रेक अ स्टूडेंट्स फ्यूचर, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के फ्यूचर को मेक भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अ केयरिंग टीचर, एक देखभाल करने वाला टीचर, ख्याल रखने वाला टीचर, इज़ अ ट्रू बिल्डर, वो एक सच्चे बिल्डर होते हैं, बनाने वाले होते हैं, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के, यानी कि इस राष्ट्र के जो सच्चे निर्माता हैं वो कौन है, एक टीचर ही है, क्योंकि देश को कौन बनाता है, देश को नागरिक बनाता है, लोग बनाते हैं, और लोगों को कौन बनाता है, तो लोगों को टीचर बनाते हैं। समझ रहे बात? तो अंत में आए तो एक टीचर ही जो हैं वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी बन जाएंगे तो, लेकिन आपको बनाएगा तो टीचर ही ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट सेक्शन है वर्ड स्टडी। इसमें हम लोग सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग पढ़ेंगे। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, और इसके बाद हम लोग कुछ साइनोनिम्स जो हैं, पर्यायवाची शब्द, वो हम लोग देखेंगे। आप ही के बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में ये बस रॉन्ग वर्ड्स दिए हुए हैं, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स, ये है ना, ये गलत स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं, और इसका स्पेलिंग यहाँ पर सही किया गया है, ये आप ध्यान से देखिए करेक्ट स्पेलिंग। ये एम्बेरस है तो इसका स्पेलिंग देख लीजिए, एम्बेरस, एम्बेरस करना यानी कि किसी को मतलब शर्मिंदा करना या असहज कर देना, पता ही है आप लोगों को। सिमेट्रिकल का स्पेलिंग ये देख लीजिए, सिमेट्रिकल मतलब संतुलित, ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा, है ना, समान। फेवरेट यानी कि पसंदीदा, पता ही आप लोगों को। ग्लिम्पसेस, झलक, और इमिडिएटली, तुरंत। इंटरेस्ट मतलब रुचि होता है, पता ही हम, तो स्पेलिंग देख लीजिए इसका, इंटरेस्ट का। उसके बाद है इंटरप्ट मतलब बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना। उसके बाद परसिमंस देख लीजिए, एक फल का नाम है परसिमन जो होता है ना, ये एक फल होता है, जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट है कन्फेक्शनर मतलब हलवाई जिसको बोलते हैं, वो देख लीजिए स्पेलिंग। तो इस स्पेलिंग को आप 3 बार 4 बार लिख सकते हैं कॉपी में, जिससे ये स्पेलिंग मिस्टेक आपको
नहीं होगा। कुछ हार्ड वर्ड्स थे जिसका स्पेलिंग गलत करके सही किया। अब साइनोनिम्स देखिए, बस 2 वर्ड जो हैं मिलता जुलता वर्ड जिसका मीनिंग सेम होना चाहिए, ये आपको लिखना है। पहला है पैशन, पैशन मतलब पता है आप लोगों को, जुनून होता है, उत्साह या जुनून। तो इसका 2 वर्ड्स एंथुजियाज्म और डिवोशन। मिस्टेक मतलब गलती करना, एरर और फॉल्ट, ये दोनों का मीनिंग भी यही होता है। उसके बाद है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना या लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना। तो इसका 2 मीनिंग एनग्रॉस्ड, इन्वॉल्व्ड। उसके बाद है प्रेसियस, प्रेसियस मतलब बहुत ही कीमती। तो इसका साइनोनिम्स वैल्यूएबल, कॉस्टली, देख सकते हैं। उसके बाद है स्टार्टल्ड, स्टार्टल का मतलब हो गया आपका सरप्राइज्ड जिसको बोलते हैं, है ना, चकित हो जाना। तो इसका 2 मीनिंग क्या होगा, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। उसके बाद है क्लमसी, क्लमसी मतलब गंदा या भद्दा। तो इसका 2 मीनिंग और क्या होगा इंग्लिश में, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब वही, और अनगेनली। तो ये इस प्रकार से 2 मीनिंग है। इसको आप लोग कॉपी में लिख करके इसको आप याद कर सकते हैं, आपको याद करना चाहिए। कौन सा, ये साइनोनिम्स आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्ड पावर आपका बढ़ेगा। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, आप लोग अपने बुक में देखते जाइए और इसमें हम आपको बताते जा रहे हैं, बुक आपको साथ में ही रखना है, ठीक है। देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अभी बोल देते हैं। आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियोज़ मेरा अच्छा लगता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएंगे, मुझे इतना भरोसा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर आपको क्लास 7 से क्लास 12 तक बिहार बोर्ड का फ़िलहाल मिलेगा, और CBSE बोर्ड का भी मैंने बनाया है कुछ वीडियो, लेकिन पूरा उसका रेगुलरली नहीं बनाया है। तो बिहार बोर्ड का क्लास 6 से 12 तक अगर आपके अगल बगल में कोई बच्चे हो तो आप मेरे चैनल उन बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ट पढ़ाई के लिए, जो आपको अगर ऐसा लगता है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन, इसमें आपको वर्ड फॉर्म करना है, यानी कि नया वर्ड बनाना है। तो इसमें क्या है, वर्ब दिया हुआ है, वर्ब से आपको नाउन बनाना है। जैसे कि देखिए क्या है, अमेंड, अमेंड वर्ब है, अमेंड से बना हुआ है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार या संशोधन, और अमेंड मतलब क्या होगा, सुधार करना या संशोधन करना, ये वर्ब है। और नाउन जब बनेगा तो हो जाएगा सुधार, संशोधन, ठीक है, अमेंडमेंट। इस प्रकार से वर्ब से नाउन बनाए हम लोग। जैसे यहाँ पे और वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे अम्यूज़, अम्यूज़ से बना हुआ है अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट मतलब आनंद या मनोरंजन, और अम्यूज़ मतलब क्या होगा, आनंद मनाना, मनोरंजन करना, वर्ब है, क्रिया है ना। तो क्रिया में तो होना या करना। उसके बाद क्या है, बेविल्डर, बेविल्डर से बना हुआ है बेविल्डरमेंट। तो बेविल्डर का क्या मतलब होगा, हैरान होना, है ना, भ्रम उत्पन्न होना या उलझना। अब बेविल्डरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, भ्रम, हैरानी या उलझन, इस प्रकार से। नेक्स्ट है इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव करना, उसमें इम्प्रूवमेंट जिसको आप बोलते हैं, तो इम्प्रूव से बना है इम्प्रूवमेंट, ये पता ही आप लोगों को। अगला है इन्वेस्ट, इन्वेस्ट समझती हैं आप लोग, कोई चीज़ इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट से बना है इन्वेस्टमेंट। अगला है जज से बना हुआ है जजमेंट, जजमेंट नहीं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जजमेंट का मतलब किसी चीज़ को जज करना, यानी कि उसको आंकना, है ना। तो जज और जजमेंट समझते हैं। उसके बाद है रेबल और रेबलमेंट, रेबल से बना हुआ है रेबलमेंट। जजमेंट का मतलब न्याय करना, जज मतलब न्याय करना और जजमेंट मतलब न्याय, निर्णय, और जज मतलब निर्णय करना, ठीक है। उसके बाद है रेबल, रेबल मतलब हो गया अव्यवस्थित करना, और रेबलमेंट मतलब अव्यवस्थित या भीड़ बोल सकते हैं। उसके बाद पनिश, पनिश का मतलब पता ही है, पनिशमेंट, सजा, सजा देना। उसके बाद है एस्टॉनिश, एस्टॉनिश मतलब ये आप लोग सुने होंगे, आश्चर्यचकित होना, है ना, एस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्यचकित। उसके बाद है गवर्न, गवर्न मतलब शासन करना, और गवर्नमेंट मतलब सरकार। उसके बाद है वर्ड मीनिंग, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, ये बहुत ही अच्छा है, देख लीजिए। वर्ड मीनिंग आप लोग याद करते हैं, जैसे है जापानी, देखिए येन, येन क्या है, तो येन जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो येन एक जापान की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है रुपीज़, वैसे ही जापान की करेंसी है येन। उसके बाद है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, वेल शेप्ड, अच्छी आकृति वाला, जिसका आकार बहुत ही अच्छा हो, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। उसके बाद है परसिमन, परसिमन क्या होता है बताएं अभी आप लोगों को, ये एक जापान में एक फल पाया जाता है, येलो कलर का एक फल होता है। उसके बाद एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की जो पढ़ाई होती है, हम लोग के स्कूल में आता था नैतिक शिक्षा, ये किताब का नाम था, वही हो गया एथिक्स, स्टडी ऑफ मोरालिटी। उसके बाद है इनकॉन्स्पीशियस, इनकॉन्स्पीशियस का क्या मतलब होता है, जिसको आप आसानी से नोटिस नहीं कर सके,
उसी को बोलता है इनकॉन्स्पिशियस, नॉट इजीली नोटिस्ड। उसके बाद है एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस्ड मतलब बताए कि तल्लीन हो जाना, एब्जॉर्ब्ड जिसका मीनिंग होता है। उसके बाद आगे चलिए ये देखते हैं। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में आपको 2 सेंटेंस बनाना है, एक तो इस चैप्टर से लेना है एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस आपको अपने मन से बनाना है। तो ये देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर पे है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। इस चैप्टर से हम क्या कौन सा सेंटेंस लेंगे, जैसे कि ये सेंटेंस है कि सेबीज फादर, सेबी के पिता ने ऑर्डर्ड हिम, उसको ऑर्डर दिया, किसको, सेबी को ऑर्डर दिया, टू गेट रीड ऑफ ऑल द गॉड्स, कि सारे कद्दुओं से छुटकारा पालो, है ना। अब हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे कि वी शुड गेट रीड ऑफ, हमें छुटकारा पा लेना चाहिए किसी से, बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से, फॉर अ बेटर लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। अगर आप एक बेटर लाइफ चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, तब आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर मतलब खोजना, तलाश करना। तो इस चैप्टर से क्या ले सकते हैं कि सेबी यूज्ड टू लुक फॉर, सेबी खोजा करता था, तलाश किया करता था, किस चीज़ का, ओल्ड एंड ऑड शेप गॉड्स, पुराने और ऑड शेप का कद्दू जो है वो खोजा करता था। नेक्स्ट है, इसमें हम अपने मन से क्या बना सकते हैं, कुछ भी जो मन है आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बना के दिखाया आपको। तो आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट नोटबुक, मेरा नोटबुक खो गया था तो मैं अपने लॉस्ट नोटबुक को खोज रहा हूँ, उसकी तलाश में हूँ। नेक्स्ट है पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है अलग होना, जुदा हो जाना। तो इस चैप्टर से हम क्या बना सकते हैं कि सेबी डिड नॉट वांट, सेबी नहीं चाहता था, टू पार्ट विद, कि वो जुदा हो जाए, अलग हो जाए, हिज फेवरेट गॉड्स, अपने पसंदीदा कद्दुओं से। अब आप क्या बना सकते हैं कि शी कैन नॉट पार्ट विद हर चाइल्डहुड टॉयज, कि वो अपने बचपन के चाइल्डहुड टॉयज से, बचपन के खिलौनों से अलग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है विदा होना, निकलना, तैयार होना, ऐसे भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर से क्या ले सकते हैं कि सेबी ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर सेबी जो है वो सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग इन सर्च ऑफ गॉड्स, कि वो सुबह में जल्दी कद्दुओं की खोज में निकल पड़ता था। आप खुद बना सकते हैं सेंटेंस कि वी सेट आउट फॉर स्कूल एट 7 AM, कि हम लोग सुबह में 7 बजे स्कूल के लिए विदा हो जाते हैं। अगला है एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है नहीं के बराबर, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन नहीं के अर्थ में, या बिल्कुल नहीं बोल सकते आप एट ऑल का मतलब। चैप्टर से क्या होगा कि द टीचर डिड नॉट लाइक, टीचर ने द टीचर डिड नॉट लाइक सेबीज हॉबी एट ऑल, टीचर ने सेबी की हॉबी को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। हम खुद से क्या बना सकते हैं कि आई डू नॉट लाइक डिसऑनेस्टी एट ऑल, कि मुझे बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी, बेईमानी पसंद नहीं है। अगला है इंस्टीड ऑफ, मतलब के बदले में, की बजाय। तो ये हो जाएगा इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, पढ़ने के बजाय, सेबी रिमेंड बिजी पॉलिशिंग गॉड्स, सेबी जो है, सेबी जो था वो गॉड को पॉलिश करने में बिजी रह गया, बिजी था। खुद से क्या बना सकते हैं कि प्ले आउटसाइड, बाहर खेलो, इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल डे, पूरे दिन टीवी देखने से बढ़िया है कि तुम बाहर जाकर के खेलो, इससे तुम्हारा हेल्थ स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है ए साई ऑफ। ए साई ऑफ का मतलब होता है आह भरना या सांस लेना, ठीक है। अब राहत की सांस भी हो सकती है, दुख की सांस भी हो सकती है, आहत तो दोनों वक्त भी आदमी भरता है ना। तो ए साई ऑफ का मतलब देखिए, इस चैप्टर से ले सकते हैं कि सेबीज फादर, सेबी के पिता ने हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, एक राहत की सांस ली, व्हेन द गॉड्स वेयर सोल्ड, जब कद्दुओं को बेच दिया गया तब। और हम खुद से क्या बना सकते हैं कि आई गेव अ साई ऑफ रिलीफ आफ्टर फिनिशिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने राहत की सांस ली। नेक्स्ट है गेट एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड का मतलब समझ गए आप लोग, तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना, एनग्रॉस्ड जिसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर से ले सकते हैं कि सेबी वॉज डीपली एब्जॉर्ब्ड इन, सेबी जो था वो गहराई से, डीपली, तल्लीन था, एकदम मग्न था, पॉलिशिंग द गॉड्स, कद्दू पॉलिश करने में। अपना सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि शी गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग नॉवेल्स, कि नॉवेल पढ़ने में वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, मग्न हो जाती है। अब आते हैं ग्रामर से। ये ग्रामर सेक्शन में है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान भी होता है, आप लोग सुने होंगे। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुम पढ़ते हो ना, तुम खेलते हो ना, तुम जा रहे हो ना, तुम कल आ रहे हो ना। तो ये जो हो ना वाला जो सेंटेंस है,
इसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है, यानी कि आप बोल भी रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तुम जा रहे हो, तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस, है ना। और आप उसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आपने न लगा दिया लास्ट में, तो इसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें बनाना आप लोगों को बताए थे, फिर भी देखिए क्या है कि जैसे ये मेन सेंटेंस जो है आई एम राइट, मैं सही हूँ, तो ये तो हो गया मेन सेंटेंस। इसके बाद इसमें क्वेश्चन टैग लगाने का सिंपल तरीका ये है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम। इसमें इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, है ना। फिर जो आपका एक्जुलरी वर्ब है, वो सारे वर्ब जो लगे रहेंगे, उसमें क्या करना है, यहाँ पे उस वर्ब में नोट लगा देना है। ठीक है, जैसे एम में नोट लगाएंगे तो एरेंट, इज में नोट लगाएंगे इजेंट, हैजेंट, हैवेंट, हैडेंट, तो ये सब आप लगा लीजिए। उसके बाद कॉमा डाल के तो मेन सेंटेंस हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में नोट को प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे जैसे एम, ये एम है, इसमें नोट लगा दिए तो बन गया एरेंट, तो यहाँ पे एरेंट। और उसके बाद जो मेन सेंटेंस रहेगा उसका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे आई। लेकिन यहाँ पे देखिए ममता है, तो ममता लड़की है, फीमेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शी, तो यहाँ पे नाउन को रिपीट नहीं करना है, नाउन के बदले में आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, और अगर प्रोनाउन है तो उसके बदले में आप वही लिख सकते हैं, और वही लिखना ही है आपको। तो देखिए क्या है, तो क्वेश्चन टैग बन गया आई एम राइट, मैं सही हूँ, और यहाँ पे हमने बना दिया एम में नोट लगा के एरेंट, और ये सब्जेक्ट को हमने रिपीट किया यहाँ पे, तो बन गया एरेंट आई। ये बन गया आई एम राइट एरेंट आई, यानी कि मैं सही हूँ ना। ममता इज़ नोट रॉन्ग इज सी। अब देखिए जिसमें नोट लगा रहेगा उसमें फिर नोट नहीं ऐड करना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर ये है तो इसको निगेटिव करना है। और लेकिन अगर ये पहले से ही निगेटिव है, जो मेन सेंटेंस है आपका, इसमें पहले से ही नोट लगा हुआ है ना, तो इसमें फिर नोट नहीं लगाना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ऐसे ही लिखना है, यानी कि अफर्मेटिव को निगेटिव और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल देना है आपको। जैसे इसमें नोट पहले से यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है ये, ममता इज़ नोट रॉन्ग, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रहेगा, इसमें नोट नहीं ऐड करना है। और ये ममता के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी। तो ममता, इसका हिंदी क्या होगा कि ममता इज़ नोट रॉन्ग, यानी कि ममता गलत नहीं है, ममता इज़ नोट रॉन्ग, ममता गलत नहीं है। और इसमें जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाया है तो ये क्या बन गया, ममता गलत नहीं है ना, है ना। सामने वाले से हम पूछ रहे हैं कि ममता गलत नहीं है ना, ऐसे ममता इज़ नोट रॉन्ग इज सी, ऐसे। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन टैग काम करते हैं, बहुत ही आसान है, ईजी है, आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यू आर श्योर एरेंट यू, तुम श्योर हो ना, तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट नहीं है तो आर में नोट लगा दिया एरेंट, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया गया। दे वेर नोट वेल, देखिए यहाँ पे नोट है तो इसमें देखिए क्वेश्चन टैग में इसमें नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया गया, तो दे वेर नोट वेल, वे सही, वे ठीक नहीं थे। वेयर दे, तो इसका क्या मतलब हो गया, वे ठीक नहीं थे ना। अगला है रिमझिम हैज़ ब्रोकन द ग्लास, रिमझिम ने ग्लास तोड़ दिया है। अब हैज़ में नोट लगा के हैज़ेंट, और ये रिमझिम के लिए सी, तो हैज़ेंट सी, इसका क्या मतलब हो गया, तो रिमझिम ने ग्लास तोड़ दिया है ना। दे हैव प्लेड वेल हैवेंट दे, उन लोगों ने अच्छा खेला है ना। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, प्लीज़ डू मी अ फेवर, विल यू, डोंट, हाँ, डोंट गो देयर, तो ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होता है तो इसमें आप लोग विल यू कर सकते हैं। तो डोंट मेक अ नॉइज, प्लीज़ शट द डोर, इस प्रकार से। अब आइए, ये जो है ये क्या है, देखिए ये बोल रहा है सर्वे करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए है, ये तो आपका काम है सर्वे करना, फिर भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो सर्वे करना है कि आपको कुछ बच्चों का नाम लिखना है, आप अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का ही नाम लिख सकते हैं, और उनकी हॉबी को उनसे पूछिए कि उनकी हॉबी क्या है, यानी कि जब वो फ्री रहते हैं तब क्या करना पसंद करते हैं, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे राहुल की हॉबी है क्रिकेट, पेंटिंग, म्यूज़िक, रीडिंग, ड्राइंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें। और उनको ये जो चीज़ें हैं ये उनको पैशनेट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वो कब करना पसंद करते हैं। तो राहुल जो है वो डेली प्रैक्टिस करना पसंद करता है, और अनीता जो है वो स्केचिंग उसको पसंद है और कलर करना पसंद है। रोहन जो है उसको म्यूज़िक में क्या पसंद है, तो गिटार बजाना पसंद है। नेहल जो है इसको रीडिंग में क्या पसंद है, तो स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। अमन जो है उसको डांसिंग है पसंद, डांसिंग में क्या पसंद है, तो क्लासिकल डांस पसंद है। ये आपको सर्वे करना है भाई, कमेंट में, लेकिन आप खुद बताइएगा, आप अपने बारे में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। आप अपना सर्वे तो कर ही सकते हैं अकेला। ये देखिए कुछ देशों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन देशों की करेंसी आपको बतानी है। तो इंडिया की करेंसी तो पता ही आपको रुपीज़ है। अब देखिए इंग्लैंड की करेंसी क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग है। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। स्पेन की करेंसी है यूरो। फ्रांस की करेंसी है यूरो। नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीज़। नेपाल की करेंसी भी रुपया ही है, लेकिन उसका नेपाली रुपया है ना, रुपीज़। कुछ और देश यहाँ पर
दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। चिली यहाँ पे पेसो, म्यांमार की करेंसी है क्यात, श्रीलंका श्रीलंकन रुपीस, अफगानिस्तान अफगानी, सऊदी अरेबिया की करेंसी है रियाल और चाइना की करेंसी है युआन। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ तक हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ना है। ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर देखना ही नहीं, आपको सिर्फ 2 वीडियो देखना है, इस चैप्टर की तैयारी करनी है। पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन वाला लाइन बाय लाइन जो मैंने पढ़ाया है वो, और दूसरा वीडियो क्वेश्चन आंसर वाला। इस वीडियो में आपको देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रामर वाला, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, कंपोजिशन में हमने लेटर पढ़ा है, एस्से पढ़ा है ना, देखिए एस्से पढ़ा है, उसके बाद हमने ग्रुप डिस्कशन पढ़ा है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है, हमने कंप्लीट द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा है। हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है? अब हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन जो देता है, 50 नंबर का आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू आएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो यहाँ पर एमसीक्यू बताने वाला हूं उसी में से कोई ना कोई एमसीक्यू इस चैप्टर का रहेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, देखिए और सुनिए ध्यान से बस। देखिए वैसे तो इस चैप्टर से मुश्किल से, क्योंकि स्टोरी वाला चैप्टर है तो इसमें मुश्किल से 20-25 एमसीक्यू काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों बोला कि आप अगर कोई एमसीक्यू इस चैप्टर से रहेगा तो वो जो मैं इसमें बताऊंगा वही रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें 60 एमसीक्यू कंप्लीट किए बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो बताइए जिस चैप्टर से 20 एमसीक्यू बन सकता है उस चैप्टर में मैंने 60 एमसीक्यू बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई एमसीक्यू रह सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये चैप्टर है बिहार बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर हैं शिगा नेओया। और इस चैप्टर से जिस चैप्टर में 20 एमसीक्यू बन सकता था उसमें मैंने बनाया है 60। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहिए और ध्यान से देखिए कि मैंने कैसे बनाया है। पहला एमसीक्यू देखिए क्या है, ये जो है ये स्टोरी एंड कैरेक्टर से मैंने लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी वाज सेबी क्या था? एक गॉड कलेक्टर था, बताइए आप लोगों को। उसके बाद सेबी बिलोंग्ड टू, सेबी कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ करता है उसका? जापान की कहानी है ये। शिगा नेओया जो राइटर हैं ये जापानी राइटर हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल गया। सेबीज हॉबी वाज, सेबी की हॉबी क्या थी ये भी पता है, कलेक्टिंग एंड पॉलिशिंग गॉड्स। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन बी। देखते जाइए, अगर आपने मेरी कहानी पढ़ी और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप तो आधे सेकंड से भी कम टाइम में सीधा ऑप्शन में टिक लगाएंगे। देखते जाइए। अगला है सेबी कलेक्टेड गॉड्स मेनली फ्रॉम, सेबी जो है वो गॉड्स मेनली कहाँ से कलेक्ट करता था? तो रोड साइड एंड फील्ड्स, रोड साइड से जो दुकानें लगती थी वहाँ से कलेक्ट करता था और खेतों से। अगला है सेबी वाज इंटरेस्टेड इन गॉड्स, सेबी जो है वो अपने गॉड्स में, कद्दू में इंटरेस्टेड था बिकॉज ऑफ दियर शेप, क्योंकि उसकी आकृति जो थी, आकार एकदम है ना इवन और सिमेट्रिकल, उसका शेप गजब का होता था इसके गॉड्स का, इसलिए वो बहुत ही इंटरेस्टेड था अपने कद्दू में। नेक्स्ट है कि सेबी स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज फ्री टाइम, सेबी अपना फ्री टाइम किस चीज़ में बिताता था बताइए आप लोगों को, है ना, पॉलिशिंग गॉड्स, गॉड्स को पॉलिश करने में बिताता था। नेक्स्ट है सेबीज फादर वाज, सेबी के फादर क्या थे? कारपेंटर थे। सेबीज फादर वाज एंग्री बिकॉज, सेबी के फादर एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए, क्यों? क्योंकि सेबी जो है वो अपने स्टडी को नेगलेक्ट कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। स्कूल में भी वही काम, घर पे भी वही काम, घर से बाहर निकलो तो वही काम, तो किसका बाप गुस्सा नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हु कंप्लेंड अबाउट सेबी टू हिज फादर, सेबी के बारे में किसने उसके पिता से कंप्लेन कर दी? तो उसके टीचर ने कंप्लेन कर दी। द टीचर डिसलाइक्ड सेबीज हॉबी, सेबी जो है सेबी की हॉबी को टीचर जो है वो डिसलाइक करता था, नापसंद करता था। क्यों नापसंद करता था? बिकॉज इट वाज यूजलेस, ये बेकार था उसकी नज़र में। अब देखिए इवेंट यहाँ पे क्या सब हुआ, कुछ घटनाएं घटी है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। सेबी यूज टू ब्रिंग गॉड्स, सेबी जो है वो कद्दू लाता था, कहाँ लेकर जाता था? वो क्लासरूम में जाता था। एक दिन पकड़ा गया, उसके बाद फिर उसका अंतिम घड़ी स्टार्ट हो गया, उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं। द टीचर फाउंड गॉड्स, टीचर ने वो कद्दू पाया, कहाँ पे पाया? इन सेबीज बैग, सेबी के बैग में पाया। द गॉड वेयर थ्रोन अवे बाय, कद्दू जो था वो फेंक दिया गया, किसके द्वारा फेंक दिया गया? हिज फादर, उसके पापा ने उसके घर के सारे कद्दू फेंक दिए तोड़ ताड़ के। नेक्स्ट है कि सेबीज फादर, सेबी के पापा ने ब्रोक द गॉड्स, कद्दू को तोड़ दिया, किससे तोड़ा? विद हैमर, हथौड़े से तोड़ा। देखना किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। अब बताइए कुछ छोड़ा गया है? कुछ नहीं छोड़े हैं, सबका ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द गॉड्स द फादर फेल्ट, कद्दू तोड़ने के बाद उसके पापा को, उसके पिता को क्या एहसास हुआ? रिग्रेटफुल, थोड़ा रिग्रेट भी हुआ, पछतावा जिसको बोलते हैं। द ब्रोकन गॉड्स वेयर लेटर, जो टूटे हुए कद्दू थे बाद में क्या हुए?
कलेक्टेड बाय अ डीलर, एक डीलर ने उसको कलेक्ट कर लिया, वहाँ से उठा लिया। द गॉड डीलर वॉज एक्चुअली वो जो गॉड डीलर था, जो कद्दू का डीलर था, वो वास्तव में एक्चुअली में क्या था, एक आर्टिस्ट था, वो भी एक कलाकार ही था, इसलिए वो समझता था कि इस कद्दू का क्या वैल्यू हो सकता है। एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की अहमियत पता कर सकता है। द गॉड्स वेयर सोल्ड फॉर, कद्दू को बेचा गया, ए लार्ज सम, बहुत बड़े पैसे में बेचा गया, बहुत बड़े रुपये में बेचा गया। द डीलर अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उस डीलर ने बहुत पैसा कमाया। बाय सेलिंग पॉलिश्ड गॉड, उस गॉड को, जिस गॉड को सेबी ने पॉलिश किया था, चमकाया हुआ था, उस गॉड को बेच करके वो डीलर बहुत पैसा कमाया। सेबी केम टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ गॉड्स, सेबी को उस कद्दू के वैल्यू के बारे में पता चला। तुरंत पता चल गया? नहीं, लेटर, बाद में पता चला। अब देखिए इस चैप्टर के थीम, इस चैप्टर किस थीम पर है ये, और ये चैप्टर हमें मैसेज क्या देता है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। द चैप्टर हाईलाइट्स द थीम ऑफ, ये चैप्टर किस चीज़ को हाईलाइट करता है, तो नेचुरल टैलेंट, किसी के अंदर में जो प्राकृतिक टैलेंट होता है, छिप, जो उसके बचपन से ही आता है, कोई क्षमता, कोई टैलेंट, कोई गुण, इसके बारे में बताता है। सेबी वॉज बॉर्न सेबी बचपन से सेबी वॉज अ बॉर्न आर्टिस्ट, सेबी एक पैदाइशी कलाकार था, बॉर्न आर्टिस्ट, पैदाइशी कलाकार था वो। नेक्स्ट है कि द चैप्टर शोज कन्फ्लिक्ट, ये चैप्टर जो है वो कन्फ्लिक्ट दिखाता है, झगड़ा है ना, मतभेद दिखाता है, बिटवीन, किसके बीच में, तो हॉबी एंड स्टडीज़, हॉबी और स्टडीज़ के बीच में, ये हॉबी और पढ़ाई के बीच में झगड़ा चलता रहता है। हॉबी हावी हो जाता है पढ़ाई के ऊपर में, स्टडी के ऊपर में। द टीचर रिप्रेजेंट्स, टीचर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, नैरो माइंडेड एजुकेशन, टीचर जो थे सेबी के टीचर, वो एक छोटी सोच वाले एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो ऐसा होता है जिसमें हर चीज़ की कद्र की जाती है। द फादर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, फादर को उसकी मिस्टेक रियलाइज हुई आफ्टर हियरिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट सुन करके। द टीचर टीचेज अस, टीचर हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, टैलेंट शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टैलेंट की कद्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सेबीज पॉलिशिंग शोज, सेबी जो पॉलिश करता था कद्दू को, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, डेडिकेशन, ये दिखाता है कि वो कितना समर्पित था अपने आर्ट को लेकर के, अपने हॉबी को लेकर के। द सोसाइटी इन द चैप्टर इज, इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो सोसाइटी दिखाई गई है वो कैसी है, तो वो सोसाइटी रिजिड है ना, रिजिड सोसाइटी, यानी कि अपनी बात पर अडिग रहने वाली सोसाइटी है, दूसरे की बात को वैल्यू नहीं देती है। सेबीज इंटरेस्ट वाज कंसिडर्ड, सेबी का जो इंटरेस्ट था वो कंसिडर किया गया, किस रूप में कंसिडर किया गया, स्ट्रेंज, उसके टीचर ने बोला कि इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, विचित्र इंटरेस्ट है, फेमिनिन है ना, इफेमाइन इंटरेस्ट है, स्त्रियों वाला इंटरेस्ट है इसका। द रियल आर्टिस्ट इन द स्टोरी इज, इस स्टोरी में जो रियल आर्टिस्ट है, असली कलाकार कौन है, सेबी है, जिसका कद्दू चला गया, मार खाया जो बेचा, वही ना आर्टिस्ट होगा। वोकेबुलरी बेस्ड जो है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड। एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, एनग्रॉस्ड या डीपली इंटरेस्टेड, अभी बताया मैंने। नॉट इजीली नोटिस्ड, जिसको आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता, इसका क्या मतलब होता है, इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस बोलते हैं उसको। उसके बाद है स्टडी ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की जो पढ़ाई होती है, इसको क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वेल शेप्ड, वेल शेप्ड मतलब अच्छी आकृति वाला, इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल, ये पता है आप लोगों को। उसके बाद है पार्ट विद, मतलब होता है जुदा हो जाना, सेपरेट फ्रॉम, अलग हो जाना, ये भी पता चल गया होगा अभी तक। उसके बाद है, और देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सेबीज साइलेंस, जब सेबी के साथ ये सब हुआ तो सेबी चुप हो गया, उसके अंदर में सन्नाटा था, वो ना चीखा, ना चिल्लाया, ना गुस्सा किया, तो ये क्या दिखाता है, ये उस सेबी की, उस बच्चे की मैच्योरिटी दिखाती है कि वो बच्चा कितना मैच्योर है, कितना मतलब समझदार है। द फादर्स एंगर वॉज ड्यू टू, फादर का जो गुस्सा था उसके पापा का, वो क्यों था, तो इग्नोरेंस ऑफ आर्ट, क्योंकि आर्ट के प्रति उनके अंदर में इग्नोरेंस थी, यानी कि अज्ञानता थी, आर्ट के बारे में उनको पता ही नहीं था, वो एक ट्रेडिशनल आदमी थे, तो उनको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट है कि द गॉड्स सिम्बोलाइज, इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो गॉड्स है, जो कद्दू है, वो किस चीज़ की तरफ, किसका प्रतीक है, सिम्बोलाइज है, सिंबल है, तो इसमें हिडन टैलेंट का ये एक छुपा हुआ कला है कद्दू। नेक्स्ट है कि द डीलर रिकॉग्नाइज द गॉड्स, उस डीलर ने उस कद्दू को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, क्यों पहचाना, बिकॉज ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि उसका उस चीज़ का अनुभव था, उसी चीज़ का डीलर ही था वो, है ना, अजीबो गरीब चीज़ों का को जमा करके वो बेचता था।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी क्रिटिसाइजेज, ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये किस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है? तो ये रिजिड एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे देश में, जो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रटने को बढ़ावा देती है, कुछ क्रिएटिविटी को वैल्यू नहीं करती है, आर्ट को वैल्यू नहीं करती है, उसको दिखाता है, रिजिड एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है। नेक्स्ट है कि सेबी पॉलिश्ड गॉड्स यूजिंग, सेबी जो है वो अपने गॉड्स को क्या चीज़ यूज़ करके पॉलिश करता था? तो वो पॉलिश करता था बालू का यूज़ करके, है ना, सैंड एंड पेशेंस, और धैर्य का यूज़ करके। तो बालू और पेशेंस, धैर्य से वो एकदम पॉलिश करता था। सेबीज क्लासमेट्स, सेबी के जो क्लासमेट्स थे उसके साथ पढ़ने वाले, वो क्या करते थे? मॉक्ड हिम, वो उसका मजाक उड़ाते थे। द फादर ऑर्डर्ड सेबी टू, उसके पापा ने सेबी को क्या ऑर्डर किया? गेट रीड ऑफ गॉड्स, कि कद्दुओं से छुटकारा पालो, फेंक दो सबको। सेबीज रियल लॉस वाज, सेबी का जो रियल लॉस हुआ इस स्टोरी में, इस कहानी में, उसका असली नुकसान क्या था? तो उसके कद्दू, हिज गॉड्स, यही उसका असली नुकसान था। क्योंकि इस कद्दू, इस स्टोरी के लास्ट में हमको पता चलता है कि वो कद्दू बहुत हजारों गुना ज़्यादा दाम में, लाखों गुना ज़्यादा दाम में वो कद्दू बिके जिसको इसने तैयार किया हुआ था। सोचिए वो पैसा अगर सेबी को मिल जाता या इसके पिता को मिल जाता तो क्या होता? तो ये उसका रियल लॉस था। द टीचर्स एक्शन वाज, टीचर ने जो एक्शन लिया था सेबी के खिलाफ वो कैसा था? तो ये डिसकरेजिंग एक्शन था, किसी के उत्साह को ख़त्म करने वाला एक्शन था, ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेबीज हॉबी लेटर प्रूव्ड, सेबी की जो हॉबी थी वो लेटर मतलब बाद में प्रूव हुई, साबित हुई। क्या साबित हुई? प्रॉफिटेबल, लाभदायक, वो एक यूजलेस हॉबी नहीं, प्रॉफिटेबल हॉबी साबित हुई। द स्टोरी इज रिटन इन, ये स्टोरी लिखी गई है, किस टोन में लिखी गई है? आयरनिक टोन, आयरनिक टोन में लिखी गई है। आयरनिक टोन का मतलब होता है व्यंगात्मक लहजा, है ना, ताना मारने वाला स्वर। किस चीज़ पर व्यंग किया गया है इस स्टोरी में? तो हमारे रिजिड एजुकेशन सिस्टम पर, नैरो थिंकिंग वाले टीचर्स पर, और ऐसे पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों के टैलेंट की कदर नहीं करते हैं, इन सब चीज़ पर आयरनिक टोन में ये कहानी लिखी गई है। उसके बाद है सेबी रिप्रेजेंट्स, सेबी जो है इस स्टोरी में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लड़का ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को। उसके बाद है कि द चैप्टर सजेस्ट एजुकेशन शुड बी, ये चैप्टर सजेस्ट करता है, हमें सुझाव देता है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए? तो टैलेंट फ्रेंडली होना चाहिए, टैलेंट की कदर करने वाले होने चाहिए। उसके बाद है द टाइटल द आर्टिस्ट रेफर्स टू, ये जो टाइटल है इस चैप्टर का द आर्टिस्ट, ये किसके लिए लिखा गया है? तो सेबी के लिए लिखा गया है। सेबीज गॉड वेर कंसिडर्ड यूजलेस बिकॉज, सेबी के गॉड को यूजलेस कंसिडर कर लिया गया, यूजलेस मान लिया गया। क्यों? क्योंकि दे हैड नो एकेडमिक वैल्यू, क्योंकि इसका कोई एकेडमिक वैल्यू नहीं था उस कद्दू का। एकेडमिक वैल्यू मतलब उससे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले थे सेबी को, इसलिए उसको यूजलेस मान लिया गया। अगर मार्क्स मिलते तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। वही मार्क्स का तो खेल है एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है कि द स्टोरी एंड्स विद अ सेंस ऑफ, ये स्टोरी जो है वो एंड होती है किस सेंस से? तो आयरनी से, यानी कि व्यंग करते हुए ये स्टोरी ख़त्म होती है। जिसको यूजलेस समझा जा रहा था वो कितना प्रॉफिटेबल हुआ वो कद्दू। नेक्स्ट है कि द चैप्टर इज बेस्ट सूटेड फॉर द थीम, ये चैप्टर जो है वो किस थीम को लेकर के शूट करता है, यानी कि किस थीम पर बेस है? तो आर्ट वर्सेस ऑथोरिटी, आर्ट यानी कि कला, और ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब होता है सत्ता या अधिकार, यानी कि जिसका अधिकार है वो कला को कुचल सकता है। अधिकार किसका था? पेरेंट्स का, टीचर्स का, और उन्होंने मिल करके एक बच्चे के अंदर के एक आर्ट को ख़त्म कर दिया। तो आर्ट वर्सेस ऑथोरिटी, इस थीम पर यह स्टोरी लिखी गई है। नेक्स्ट है कि सेबी नेवर कंप्लेंड बिकॉज ही वाज, सेबी ने कभी कंप्लेन नहीं किया क्योंकि वो क्या था? पेशेंट, वो धैर्यवान था, है ना। अगर किसी के अंदर में धैर्य होती है तो उसको पता होता है कि भाई जो करना है, तुमको जो तोड़ना है तोड़ दो, जो फेंकना है फेंक दो, मैं फिर से बना लूँगा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है कि द फादर्स रियलाइजेशन कम्स, उसके पिता का जो रियलाइजेशन है, यानी कि उसके पिता ने जो रियलाइज़ किया, महसूस किया, वो कब महसूस किया? तो बहुत ही देर हो गई ना, टू लेट, बहुत ही लेट हो गया रियलाइज़ करने में। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। सेबीज गॉड्स वेयर वैल्यूड फॉर, सेबी के गॉड को वैल्यू किया गया आर्टिस्टिक शेप, उसके गॉड्स का जो शेप था वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक था, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। द चैप्टर बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ, ये जो चैप्टर है ये किस जेनर से बिलोंग करता है? तो ये चैप्टर जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि
ये जो चैप्टर है वो क्या है, फैंटेसी है, बायोग्राफी है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है। तो क्या है, ये एक छोटी कहानी है बस, शॉर्ट स्टोरी। सेबीज टैलेंट वाज, सेबी का जो टैलेंट था वो कैसा था, तो सेबी का टैलेंट था नेचुरल, उसने कहीं से सीखा नहीं था, पैदाइशी टैलेंट था उसके अंदर में, तो नेचुरल टैलेंट था, प्राकृतिक टैलेंट था उसका। द चैप्टर वार्न्स पेरेंट्स अगेंस्ट, ये चैप्टर जो है वो पेरेंट्स को, माता पिता को वार्निंग देती है ना, चेतावनी देती है। किस चीज़ के खिलाफ चेतावनी देती है, इग्नोरेंस ऑफ टैलेंट, कि टैलेंट के प्रति अगर आपके अंदर में इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, तो आप चेत जाइए, क्योंकि उस बच्चे के टैलेंट कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है ये आप लोगों ने देख लिया है। तो द ओवरऑल मैसेज ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी का जो ओवरऑल मैसेज है वो क्या है, इस स्टोरी का ओवरऑल मैसेज है कि टैलेंट मस्ट बी नर्चर्ड। अगर किसी बच्चे के अंदर में टैलेंट है तो उसको ज़रूर ही नर्चर किया जाना चाहिए, है ना, उसको पोषण देना, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए, है ना, उसको हेल्प करना चाहिए अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में। तो बताइए कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 6 तक हो चुका है, चैप्टर 7 में फिर क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। सारे चैप्टर का हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, पहले आप वो सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। यानी कि 3 घंटे में 4 घंटे, क्योंकि 2 घंटे का ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो हुआ और 1 से 1.5 घंटे का वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, तो 3 घंटे में आपका एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप शांत से एक जगह कहीं अकेले में बैठ करके देखते हैं, ये चैप्टर आपको याद भी हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।